ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये जो वर्णाश्रम के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है उसमें ये अंतिम सत्र है, जिसमें आज हम कुछ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का वर्ण निश्चित होता है और एक भक्त कैसे एक वर्ण के कार्य में स्थिर रह पाता है, जबकि भक्ति से तो हम गुणातीत हो जाते हैं। तो कैसे संभव है कि भक्तों के बीच में वर्णाश्रम स्थापित हो, क्योंकि भक्त तो गुणातीत अवस्था में है। तो ये विषयों को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे और बाद में कुछ प्रश्न उत्तर रहेंगे सामान्य। आज हमने जो सुबह का सत्र था उसमें ये देखा कि 11वें स्कंद से हमने देखा कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो भगवान के द्वारा बनाई गई है, जिसमें तीनों गुणों का कि अंडरस्टैंडिंग जो है, कैसे गुण काम करते हैं उसका उपयोग करके भगवान ने ये वर्णाश्रम व्यवस्था दी है, जिसमें हम ऐसी वो क्रियाएं हैं जिसमें सत्वगुण को बढ़ाया जाता है। तो 11वें स्कंद में जो हमने श्लोक पढ़ा था आज सुबह, उसी में ही आगे श्लोक से 11वां स्कंद अध्याय 13 श्लोक संख्या 4 होगा शायद। देखिए, यू आर ओपनिंग दैट। तो उसमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, वाटर, वंस एसोसिएशन विद वंस चिल्ड्रन और विद पीपल इन जनरल, द पर्टिकुलर प्लेस, द टाइम, एक्टिविटीज, बर्थ, मेडिटेशन, चैंटिंग ऑफ मंत्रास एंड प्यूरिफिकेटरी रिचुअल्स, द मोड्स ऑफ नेचर बिकम डिफरेंटली प्रोमिनेंट। तो उसमें 10 चीज़ें दी हैं, 10 आइटम्स। इन 10 चीज़ों से हम जिस प्रकार से संग करते हैं उसके अनुसार कौन सा गुण की बढ़ोतरी होगी वो निश्चित होगा। तो ये 10 आइटम कौन कौन से हैं? पहला है स्क्रिप्चर्स। तो किस प्रकार के शास्त्र हम पढ़ रहे हैं? तो पुराण अलग अलग रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के अंतर्गत हैं। तो जिस प्रकार के शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार के शास्त्रों के ऊपर हमारी श्रद्धा है, उसके अनुसार हमारे गुण भी बदलते हैं। तो इसीलिए भागवतम अमल पुराण है, वो शुद्ध सत्व में है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ेंगे। अभी शास्त्र एक बात है, इसके अलावा बाकी हम मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, स्मार्टफोन में हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो भी सब गुणों में है। और वो जनरली कौन से गुणों में होती हैं? तमोगुण और रजोगुण में होती हैं। तो इसलिए आज जो हमारे पाठ्य वस्तु है, पढ़ने का जो ज़्यादा जो समय अगर कुछ लोग पढ़ते हैं, पढ़ना और फिर उसके बाद फिर सुनना, वो भी उसी का ही एक्सटेंशन है। पढ़ना जो है सुनने का एक्सटेंशन है। तो आज सब लोग जो है कुछ सुन रहे हैं ना, किसी न किसी को, मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं, या जस्ट कोई भी इंद्रिय भोग को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को सुन रहे हैं। तो इंद्रिय भोग को बढ़ाना वो कौन से गुण में है? वो सब रजोगुण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम वो नियमित रूप से उन लोगों से वो सुनने के कारण हमारे अंदर वो गुण डेवलप हो रहे हैं। तो इसलिए जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ पर हम, अभी आप ऑफिस में जाते हैं, वहाँ जो आप सुनते हैं ना, वो सुनना पड़ेगा ना। तो क्या कौन से गुण में आप सुन रहे हैं वहाँ पर? वो लोग जो वाणी है, उनकी जो ध्वनि है, वो कौन से गुण वाली है? तमोगुण और रजोगुण वाली है। तो इसलिए हमारा वो गुण कल्टीवेट हो रहे हैं, रजोगुण तमोगुण कल्टीवेट हो रहा है हमारा। इसलिए असत्संग त्याग अवैष्णव आचार, इसलिए महत्वपूर्ण है वो असत्संग छोड़ना। फिर अगला आइटम है मेडिटेशन। हम ध्यान किस पे कर रहे हैं? अभी पूरी सोसाइटी में हमें किसके ऊपर ध्यान करने के लिए प्रेरित किया जाता है? विषय, इंद्रिय विषयों के ऊपर, बिलबोर्ड्स, है ना, सब टारगेटेड है कि हम लोग इंद्रिय विषयों के ऊपर मेडिटेट करें, ध्यान करें, क्योंकि उनको अपना बिजनेस, उनको अपना पैसा खींचना है उससे, है ना। तो उससे फिर हमारे गुण डेवलप हो रहे हैं। तो अगेन मॉडर्न सोसाइटी में जो हमारा मेडिटेशन या जो भी हमारा ध्यान के विषय होते हैं वो इंद्रिय भोग के विषय होने के कारण उससे रजोगुण बढ़ता है। विषयेंद्रिय संयोगम, भगवान बताते हैं भगवद्गीता में कि वो रजोगुण में है वो सुख। फिर मंत्र, हम किस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो बहुत सारे आज
मंत्र देने वाले गुरु हैं। आप ये मंत्र करो, आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ये पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो सब ऐसे मंत्रों करने से फिर रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। फिर परिवारजनों के साथ हमारा संग किस प्रकार से है, उससे अलग अलग प्रकार के गुण पनपते हैं। परिवारजनों के साथ तो रहना है सबको। अभी एक है परिवारजनों से आसक्त होकर के रहना, और एक है परिवारजनों के साथ मेरा ये कर्तव्य है परिवार का पालन पोषण, और न केवल पालन पोषण बल्कि उनको भक्ति में आगे लेके आना। इस चेतना से जब हम अपने परिवार सदस्यों के साथ में एसोसिएट करते हैं तो वो सत्वगुण को बढ़ाता है। और अगर हम उनसे केवल आसक्ति के स्तर पर रिलेट करते हैं, केवल अटैचमेंट, तो फिर उससे रजोगुण तमोगुण बढ़ता है। तो हर विषय में इस प्रकार से 3 ग्रेड हैं। हर चीज़ में 3 ग्रेड है। सत्वगुण हर चीज़ को करने का तरीका है। आप अपने नियत कर्म कर रहे हैं, एक्टिविटीज़, वरना कोई भी कर्म कर रहे हैं, अब उस चीज़ को आप आसक्त भाव से फलों में आसक्त होए कर रहे हैं कि अनासक्त होए कर रहे हैं, उससे फिर वो गुण अलग अलग प्रकार के गुण डेवलप होंगे। जहाँ पर भी फलों से आसक्ति है वहाँ पर रजोगुण और फिर तमोगुण डेवलप होगा, और जहाँ फलों में आसक्ति नहीं है, जहाँ पर फलों को हम अर्पित कर रहे हैं भगवान को, वहाँ पर वो फिर सत्वगुण देगा या शुद्ध सत्व देगा। फिर जन्म किस प्रकार से हो रहा है, क्या संस्कार पालन करके हो रहा है या केवल एक इंद्रिय भोग का प्रतिफल की तरह से किसी का जन्म हो रहा है, उसके आधार पर भी उसके गुण डेवलप होंगे। तो ये सब विज्ञान है। इसलिए पहले गर्भाधान संस्कार होता था, तो माता पिता फैमिली प्लानिंग, दिस इज़ रियल प्लानिंग, प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज़ रियल फैमिली प्लानिंग। यू प्लान कि बच्चा जो है कौन सी आत्मा आपके घर में आएगी, एक जिनको आप प्रशिक्षित कर पाएंगे भक्ति में, वो वास्तव फैमिली प्लानिंग है। और वर्तमान समय की फैमिली प्लानिंग वो पूरी आसुरी है, पूरी तामसिक है वो। तो उससे जो संतान आएंगी वो भी तामसिक ही आएंगी। जैसे हम देखते हैं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का जन्म, तो दिति और कश्यप, तो वो तो नियम उल्लंघन करके संतान उत्पत्ति की और उससे ये परिणाम हुआ। फिर उसी प्रकार जो भी हम हर समय जो हमें संस्कार मिल रहे हैं, हम जो कपड़े पहन रहे हैं, हम जो भी ये सब चीज़ों से जो भी हम बातचीत करने का हमारा तरीका है, वो सब हमारे को एक संस्कार देता है। तो वो फिर किस गुण में है, उससे हमारे गुण प्रभावित होंगे। पानी, हम किस प्रकार का जल उपयोग कर रहे हैं, तो जल के अंदर भी ग्रेडेशन है। नदी के अंदर बहता हुआ जल सर्वश्रेष्ठ है, वो सत्वगुण में है ना। और आजकल जो जल शहरों में जो है वो कौन सा यूज़ होता है, वो तो और भी नेक्स्ट लेवल है, सीवेज रिसाइकल्ड वाटर, करेक्ट है। तो जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। तो ये करता है प्रतिदिन स्नान करना ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से, वो सत्वगुण को लेके आता है। अब स्नान नहीं करेंगे तो उससे तमोगुण होगा। तो इस प्रकार से हमारे जीवन की हर गतिविधि, हर चीज़, पानी हम क्या पी रहे हैं, कैसा पी रहे हैं, स्थान, रहने का स्थान, धाम में रहना वो शुद्ध सत्व में है, और या जहाँ पर डेटीज सर्व हो रही हैं वहाँ पर रहना, धाम में रहना है। शहरों में रहना वो तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित है। और इस प्रकार से फार्म कम्युनिटीज़ हैं या जंगल हैं, जैसे ऋषि मुनि रहते थे, विशेष रूप से जंगल, दैट इज सत्वगुण। समय, सही समय पर सही चीज़ करना वो सत्वगुण को बढ़ाता है। तो रात को सोना, इससे सत्वगुण में वृद्धि होती है। अभी सोने की जो क्रिया है वो तमोगुण की है, करेक्ट। रात का समय तमोगुण का है, लेकिन सही समय पर सही चीज़ करना। रात का समय सोने के लिए है, तो रात को सोने से इन जनरल हमारे में सत्वगुण की वृद्धि होती है। दिन में सोने से या रात को जगने से उल्टा प्रभाव होगा, यस, तमोगुण बढ़ेगा। इसलिए और ब्रह्म मुहूर्त में सोना, ब्रह्म मुहूर्त है आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए, तो इससे ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो इस प्रकार से ये सभी जो हमारे जीवन में एक एक पहलू है वो कैसे गुणों को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से सत्वगुण बढ़ा। फिर जैसे मैंने आपको बताया, सत्वगुण बढ़ने से क्या होगा, धर्म पालन करने में सहायता होगी।
दृढ़ता आएगी, मन में शक्ति आएगी और उसके प्रति श्रद्धा आएगी। आज लोगों को धर्म के प्रति बिल्कुल श्रद्धा ही नहीं होती है। हम समझाते हैं तो समझते नहीं है, उनका विश्वास ही नहीं बैठता। इसमें क्या है, क्यों? रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हैं, इसलिए समझाए क्या करेंगे। ये शास्त्रों को समझना समझाना केवल एक शब्दों का खेल नहीं है, या ये केवल मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, ये सब श्रद्धा का खेल है। और श्रद्धा किससे बनी होती है? त्रिविधा भवती श्रद्धा, देही नाम सा स्वभावचा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तांशुन। वो तीनों गुण से बनी है। तो जिस व्यक्ति के गुण तामसिक हैं तो उसको धर्म समझने में या समझाने में बहुत मुश्किल होगी, और जो सात्विक है उसके लिए धर्म को समझना बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट दिया, क्या दिक्कत है? कोई स्त्री है, विवाहित है, तो किसी पुरुष दूसरे पुरुष के साथ वो संबंध रखना चाहती है, तो उसमें क्या दिक्कत है? क्यों उनको दिक्कत नहीं दिख रही है? क्योंकि तामसिक वृत्ति के हैं, इसलिए नहीं दिख रही है। उनको धर्म सही में नहीं आता है। भगवान बताते हैं ना भगवद गीता के अंदर बुद्धि के भेद। अधर्मम धर्मम इति वा मन्यते तमसावृता। धर्म को अधर्म मानना ये तामसिक बुद्धि है। करेक्ट। तो जब सुप्रीम कोर्ट का जज या जो भी है, अगर वो तामसिक गुणों से प्रभावित है तो वो ऐसे ही जजमेंट देगा, वो उसको यही सही लगेगा। तो ये सब गुणों का खेल है। तो इसलिए हम जब इस भौतिक जगत में रह रहे हैं तो हमें गुणों से तो खेलना ही पड़ेगा। भौतिक जगत तो गुणों का बना हुआ है। अभी हमें चूज करना है सत्वगुण, वो हमारे ऊपर है। अभी जैसा गुण हम चूज करेंगे उसके अनुसार हमारे गुण जो है अभी चेंज होंगे। फिर ठीक है। फिर धर्म जब धर्म बढ़ेगा तो उससे तमोगुण रजोगुण कट जाएगा। इस प्रकार सत्वगुण की जीत हो जाएगी। और जब सत्वगुण बढ़ जाएगा तो उससे फिर शुद्ध सत्व प्राप्त करने में सहायता होगी, क्योंकि सत्वगुण ही जब शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है तो उसको शुद्ध सत्व बोलते हैं। वो है भगवान को समझने की शक्ति। तो जैसे जैसे हमारे जीवन में सत्वगुण आएगा वैसे वैसे हम भगवान के। अभी जैसे आपने एक प्रश्न किया था, मैं सोचा आप दूसरा प्रश्न भी करेंगे, लेकिन उसमें आया नहीं वो। कई बार हम देखते हैं लोग बड़े सात्विक होते हैं उनके रहने सहने में और सब क्रियाओं में, लेकिन भगवान को स्वीकार करने में बड़े नास्तिक होते हैं। करेक्ट, ऐसा हम देखते हैं कई बार। और बल्कि दूसरी तरफ कोई आदमी बहुत ही तमोगुणी है, शराबी भी है, लेकिन वो भगवान है, हाँ स्वीकार कर लेता है, सुनने के लिए तैयार हो जाता है, आने लगता है ना। ये हमें विरोधाभास कभी कभी दिखता है। करेक्ट। तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है कि सामान्यतया जो भी सत्वगुण में हैं उनके लिए भगवान को समझना आसान होगा, लेकिन जिसको सत्वगुण का गर्व हो गया है, अभिमान हो गया है सत्वगुण से, उसके लिए रास्ता रुक गया। तो फिर तमोगुण में भी कोई व्यक्ति, लेकिन उसको अहंकार नहीं है, अरे हम तो सब ऐसे हैं, क्या करें हम, लेकिन उसके अंदर एक ऑनेस्टी है कि हाँ हम कुछ जानते नहीं हैं, हमें कुछ जानना है, तो वो जल्दी से प्रोग्रेस कर पाएगा। लेकिन जो सात्विक है, लेकिन सात्विक होने के कारण उसको गर्व आ गया, अहंकार आ गया, हमसे बड़ा कौन है, हम सब जानते हैं। जैसे भारत के लोग सब, अभी तो थोड़ा बदल गया है, प्रभुपाद के शिष्य कई लोग बताते हैं कि जब वो भारत में आए, जो फॉरेन से जब भारत में आए थे पहली बार, तो किसी को समझाने आते थे भगवद गीता, तो सब बोलते थे हमें समझाओगे तुम, हम तो यहीं के ही रहने वाले हैं, है ना। जैसे कोई धामवासी होता है तो उसको बोलता है अरे हम तो, तुम क्या हमें समझाओगे भाई, हम तो मथुरा के ही हैं। करेक्ट। हाँ, तो उनको अहंकार हो गया है, हाँ। तो फिर जहाँ अहंकार हुआ वहाँ, अभी मथुरा में जन्म हुआ, ये ठीक है, बहुत सुकृति की बात है, तो उसका नेचुरल रिजल्ट ये होना चाहिए कि आपको बहुत अच्छी प्रगति होनी चाहिए थी आपकी। ब्राह्मण हैं आप, अच्छे ब्राह्मण स्वभाव है, सत्वगुण है, सफाई रखते हैं, तो इसका नेचुरल रिजल्ट होना चाहिए, भक्ति को लेने बड़ी आसानी होनी चाहिए थी आपको। लेकिन क्योंकि उनको अहंकार हो गया, इसलिए वो रास्ता उनका ब्लॉक हो गया। तो इस प्रकार से इन जनरल डेफिनेटली सत्वगुण जो है हमें मदद करता है आगे आने में। तो who is better, जिसका सत्वगुण में अहंकार है या तमोगुण में जिसको अहंकार नहीं है? जिसको तमोगुण में अहंकार नहीं है वो बेटर है, क्योंकि अहंकार तो सबका दुश्मन है। जहाँ आपको ये मिथ्या अहंकार आया वहाँ आपकी ब्लॉक हो गया। पर सत्वगुण में बिना लोग भक्ति भी नहीं कर सकता, मतलब तो फिर वो तमोगुण से आकर के उसका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ना। उसको अहंकार नहीं है तो वो प्रोग्रेस करेगा, वो भक्तों के संग में आएगा, वो धीरे धीरे उसका, अरे हाँ हम गलती, हम सब ऐसे थे, हम सब कौन से सत्वगुण में थे, हम सब तमोगुणी सब थे। लेकिन कैसे हम, क्योंकि हम लोग उसको स्वीकार किए, हाँ हम नीचे हैं, हम निम्न हैं, हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये क्वालिफिकेशन चाहिए। नीचे गिरे होने से कोई
डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। ऑनेस्टली यस वी आर लो, स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करो, और ऊपर इम्प्रूव करने के लिए जो ऊंचे अवस्था में है उनका सम्मान और उनसे उनकी सेवा की भावना होनी चाहिए और सुधरने की इच्छा होनी चाहिए, तो रास्ता खुला है, फिर हम उठ सकते हैं। अहंकार कैसे बढ़ता है? अहंकार, हाँ हाँ, मतलब हम अपनी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उसका दुरुपयोग करके अहंकार करते हैं। कोई भी चीज़ है उसके ऊपर हमें उसको हम इंद्रिय भोग के लिए यूज़ करना लगते हैं। ज्ञान है, ज्ञान को भी आप उसको सही, उसका जो पर्पज़ है आध्यात्मिक प्रगति करना, भगवान की सेवा में लगाना, उसकी जगह यूज़ ना करके उसको जब आप अपने इंद्रिय भोग के लिए लगाना चाहते हैं तो वो मिथ्या अहंकार, वो अहंकार में परिणत आता है। अहंकार कहाँ से आता है? मिथ्या अहंकार कैसे जनित होता है? भोग करने की इच्छा से। ये मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार का जो जन्म है, आत्मा का शुद्ध अहंकार कैसे मिथ्या अहंकार में परिवर्तित होता है? कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। तो प्रगति कर रहे हैं, अगर जीवन में ये है कि हमें आगे आध्यात्मिक प्रगति करनी है, हमें भगवान को समझना है, तो फिर वो मिथ्या अहंकार कट रहा है। और जहाँ पर भी रास्ते में गड़बड़ करके आपने फिर से हम अभी इसको इंद्रिय भोग की इच्छा आ गई, तो फिर वहाँ मिथ्या अहंकार फिर बलिष्ठ हो गया, वहाँ पर फंस गए, वहाँ पर फिर अटक गए ऐसे। ओके। तामसिक व्यक्ति तो वैसे ही भोगी, मतलब तामसिक योनि तो मतलब पूरा ही, उसके बाद भी उसका अहंकार नहीं है तो उनको। हाँ, मतलब कर्मफल की वजह से अभी भोग कर रहा है, ये सब है, तामसिक है। लेकिन अगेन स्वतंत्र इच्छा शक्ति उसकी एक है, इसलिए मनुष्य जीवन में स्वतंत्र इच्छा शक्ति वो काम करती है हमेशा, वो है, उसका फ्रीडम है, वो गुणों से अलग एक उसकी अपनी एक फ्रीडम है, तो उसका यूज़ कर सकता है वो कि भोग करा ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं वो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग कर रहा है थोड़ा सा भी, सो दैट कैन हैपन। या फिर अज्ञात सुकृति हो गई हो, उसकी वजह से वो ऐसा संभव है उसके लिए ये इस प्रकार से सोच पाना। तामसिक गुण है, लेकिन वो सुकृति की वजह से धर्म को समझने की और भक्तों का सम्मान करने की इच्छा भी है। क्या सुकृति काम करते हो? हाँ, या दैट हेल्प्स इन अ बिग वे। यस, स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी है। शुद्ध अहंकार, शुद्ध अहंकार मतलब हमारी शुद्ध पहचान की हम कृष्णदास हैं। तो वो अहंकार क्या है? अहंकार का शाब्दिक अर्थ है अपनी पहचान, मैं कौन हूँ। यस, जब फॉल्स हो जाता है तो फिर वो, हाँ, मिथ्या अहंकार, मिथ्या है तो एक सत्य भी है ना कोई चीज़, तभी मिथ्या कोई चीज़ है। ओके, तो अभी फिर एक प्रश्न ये उठ सकता है कि यदि भक्ति से हमारे कर्म सब नष्ट होते हैं ना, भक्ति से अपने आप से, भक्ति निर्दहति किंतु च भक्ति भाजान, भक्ति से सारे कर्म फल नष्ट होते हैं। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो कई बार भक्तों के मन में ये प्रश्न आता है, हमें वर्णाश्रम की हेल्प लेने की क्या ज़रूरत है? क्या भक्ति अपने आप में सफिशिएंट नहीं है तीनों गुणों को हटा करके शुद्ध सत्व में लेके आने के लिए, है ना? और भक्त तो अपने आप से ही, वो तो तीनों गुणों से अतीत ही होता है भक्त तो, क्योंकि श्लोक है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। जैसे ही हम दीक्षा लेते हैं, गुरु को समर्पित होते हैं, उसी समय कृष्ण हमको अपने समान बना लेते हैं, जाते हैं, तीनों गुणों से अतीत अवस्था को प्रदान कर देते हैं। तो फिर अगर भक्त सब जो हैं तीनों गुणों से अतीत हैं और भक्ति के प्रभाव से वो अतीत हो जाते हैं, तो फिर ये वर्णाश्रम की ज़रूरत क्या है? और वर्णाश्रम फिर आप लगाएंगे कैसे? क्योंकि वर्णाश्रम के अंदर जो वर्ण के अंदर विभाजन होता है वो किस प्रकार से होता है? गुणों के आधार पर होता है ना। जो व्यक्ति के अंदर सात्विक, जो व्यक्ति के अंदर ब्राह्मणिकल गुण हैं, समाज को दिशा निर्देशन देना है शास्त्र के अनुसार, तो कौन से गुणों की वजह से वो क्षमता आती है? एक ब्राह्मण के गुण कौन से गुणों की वजह से आते हैं? सत्वगुण की वजह से आते हैं। जो एक क्षत्रिय का जो स्वभाव है या क्वालिटीज़ हैं, वो कौन से गुणों की वजह से आती हैं? रजोगुण की वजह से आती हैं। और जो एक वैश्य वृत्ति है, वो कौन से गुणों की वजह से आती है? रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से आती है। और जिसके अंदर शूद्र स्वभाव है, वो तमोगुण की वजह से आता है। तो गुणों की वजह से तो ये सब आता है। तो फिर विभाजन हम कैसे करेंगे फिर वैष्णव? क्योंकि वैष्णव भक्त तो सभी तीनों गुणों से तो सभी अतीत हैं। सैद्धांतिक रूप से हम देखें तो दीक्षा हो गई, सब गुणों से अतीत हो गए। वो तो उन्नत भक्त के बारे में।
लेकिन श्लोक तो ये है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। तो आत्मसमर्पण जो गुरु करते हैं निश्चित वक्त, वो तब तक फॉर्मेलिटी हो रही है, पर हर कोई इनिशिएटिव हो रहा है 100% थोड़ा ही उससे बस थोड़ा ही। हाँ ठीक है, लेकिन दीक्षा के समय पे अभी फॉर्मेलिटी मतलब दीक्षा तो हम जब भी बात करते हैं दीक्षा की, दीक्षा मतलब जो दीक्षा सही समझ के कर रहे हैं, तो दीक्षा के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है कि उसको शुद्ध मतलब उसको परमहंस होना चाहिए। दीक्षा इज़ फॉर द जो इनके अंदर श्रद्धा है वो शरणागत होते हैं, शरणागत होने से भी प्रगति करते करते परमहंस बनते हैं। ऐसा नहीं कि जो परमहंस है उनको तो दीक्षा की जरूरत ही नहीं है। तो अंडरस्टूड है कि दीक्षा ले रहा है तो वो तो आरंभिक अवस्था में, हाँ निष्कपट होना चाहिए, कपट करके नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हम। जो ऐसे कि फॉर्मेलिटी के लिए दीक्षा ले रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो गंभीरता से दीक्षा ले रहे हैं समझ करके, इच्छा से कि हमें शरणागत होना है, तो यस, तो उनके विषय में भी ऐसा है। और यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना समासते तत्र सर्वै गुणैः हराओ भक्तस्य कुतो महद्गुना मनोरथे नासति धावतो वही। तो जो भी अकिंचन भक्त है उसके हृदय में सब अच्छे गुण आए थे, सभी सत्य गुण, तो फिर वर्णाश्रम की जरूरत क्या है, ये प्रश्न उठ सकता है। तो यस, भक्ति जो है वो अपने आप में सक्षम है सब कुछ कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। इवन भक्त के लिए दीक्षा की भी जरूरत नहीं है। चैतन्य चेतावनी में बताया गया है, एक भक्ति करने के लिए, शरणागत भक्त के लिए पुरुषचर्या न करे अपेक्षा, ये जो भक्त है, भक्ति है, वो दीक्षा, पंचरात्रि की दीक्षा, अर्च विग्रह सेवन इत्यादि की भी उसमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन सामान्यतया जो भक्तगण हैं, जो लोग होते हैं, उनकी जो शरणागति, उनकी जो भक्ति है वो इतनी सुदृढ़ नहीं होती है, श्रद्धा कोमल होती है, इसलिए उनके लिए आवश्यकता पड़ती है सपोर्ट की, एडिशनल सपोर्ट की। भक्ति अपने आप में उसको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो करने वाले भक्त हैं भक्ति, वो भक्ति को सुदृढ़ नहीं कर पाते हैं, इंटेंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए दीक्षा, पंचरात्रि की विधि का सपोर्ट और वर्णाश्रम सिस्टम का सपोर्ट चाहिए होता है। हाँ, श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और भक्ति के अंगों को भी अच्छे से फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए। जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी डिवोशन कर लेगा, जैसे प्रहलाद महाराज। करेक्ट, बिल्कुल अनफेवरेबल कंडीशन थी प्रहलाद महाराज के जीवन में, फिर भी वो उनकी भक्ति में कोई रुकावट नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग थे, बढ़े चढ़े थे। तो जो भक्त बड़ा चढ़ा होता है उसको फिर सर्कमस्टेंसेस प्रभाव नहीं करते, क्योंकि वो उतना ही अधिक गुणों से निकल गया है, प्रभाव से निकल गया है बहुत ही। लेकिन जो जितने आरंभिक अवस्था में है उसको उतना ही अधिक एक्सटर्नल सिचुएशंस प्रभावित करती हैं। तो इसीलिए उसको ये सब सिचुएशंस को भी अनुकूल बनाने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो सत्वगुण, वर्णाश्रम इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, पूरी भागवत विधि, हरिनाम, श्रवणम कीर्तनम इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। हाँ, मतलब दीक्षा के अंदर विशेष जो शब्द दीक्षा का जो अर्थ होता है वो होता है कि हम मंत्र दीक्षा, हम डेटी वर्शिप करने के लिए मंत्र दीक्षा लें। तो इस प्रकार से डेटी वर्शिप करने की आवश्यकता नहीं हमें। गुरु की शरण ले रहे हैं, पर वो जो ऑफिशियल जो दीक्षा है, हाँ, हरिनाम दीक्षा भी पंचरात्रि की दीक्षा का ही भाग है। बाकी इन एसेंस जो हम दीक्षा ले रहे हैं पंचायत दीक्षा, वो पंचरात्रि, हरिनाम दीक्षा वो पंचरात्रि की दीक्षा का ही भाग है, दो भाग है, एक स्टार्ट, दैट्स ऑल। तो लेकिन हरिनाम लेने के लिए कोई दीक्षा, हरिनाम के लिए कोई जरूरत नहीं है ना कोई दीक्षा की। तो हम जो दीक्षा लेते हैं, हरिनाम मंत्र कोई ऐसा मंत्र नहीं है, हरिनाम भगवान का नाम, जिसके लिए आपको एक गुरु आपको एक कान में डाले तो भी आप वो मंत्र ले सकते। हरिनाम भगवान का नाम सबके लिए उपलब्ध है, मतलब जिसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, और हरिनाम में फेथ है और वो बिना गुरु के तंत्र लगा सकता है, आप हरिनाम करेगा तो शुद्ध हरिनाम कर पाएगा तो। लेकिन गुरु इसलिए ज़रूरी है कि हम हरिनाम शुद्ध नहीं कर पाते हैं। तो हम जो दीक्षा लेते हैं हरिनाम दीक्षा, वो प्राइमरीली नाम अपराध छोड़ करके शुद्ध नाम ले सकें, इसके लिए हम गुरु की शरण में जाते हैं। इसलिए गुरु की शरण अत्यंत आवश्यक है नाम को शुद्ध करने के लिए। लेकिन नाम यदि कोई शुद्ध रूप से ले पा रहा है, देन देयर इज नो नीड फॉर एनीथिंग एल्स। शुद्ध नाम अपने आप में पर्याप्त है।
फ्रॉम प्रीवियस बर्थ इज कैरिंग ऑन दैट. तो जिसका रुचि है आज की डेट हम्म। में बर्थ थी या परिणाम में, तो उसका मतलब नाम प्राप्त हो या जाएगा। या जन्म से ही वो महाभागवत है, ऐसे हो सकता है, बहुत रेयर है. बट यहाँ पर एक प्रिंसिपल की बात हो रही है, सिद्धांत की, कि सिद्धांत रूप में जरूरत नहीं है, सिद्धांत रूप में जरूरत नहीं है, लेकिन इन जनरल जरूरत है सबको, क्योंकि हम लोग की वो अवस्था नहीं है. जैसे वो उदाहरण है ना, प्रसाद जो है वो तो दिव्य होता है ना, लेकिन हम लोग दिव्य अवस्था में नहीं होने की वजह से हमें जो प्रसाद का जो बाह्य भौतिक स्वरूप है वो भी प्रभावित करता है. अगर मान लीजिए प्रसाद जो है 4 दिन 5 दिन बाह्य दृष्टि से खराब हो गया, उसको खाने से हम लोग प्रभावित हो जाएंगे ना, पेट खराब हो जाएगा, सब प्रॉब्लम हो जाएगी. लेकिन वास्तव में प्रसाद तो कभी खराब हो ही नहीं सकता है, वो तो दिव्य अवस्था में. लेकिन जो दिव्य अवस्था में है वो उसकी उस दिव्यता को अनुभव कर सकता है. जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ले रहे हैं, ही इज सीइंग इट एज कृष्ण, और वो उनको उसी प्रकार से दिव्य स्तर पे उसको अनुभव कर पाएंगे. सो पॉइंट इज़ कि हम लोग की जो अवस्था है तीनों गुणों के अंदर फंसी हुई अवस्था, उसकी वजह से हमें ये सब ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है. अभी एक और थोड़ा सा गहरा विषय है, अभी इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, कि एक होता है हमारी एलिजिबिलिटी और एक होता है हमारी कैपेबिलिटी. तो जब हम दीक्षा लेते हैं या जब हम गुरु को शरणागत होते हैं तो हम तीनों गुणों से अतीत जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन तुरंत हम लोग कैपेबल नहीं होते हैं. आप किसी नदी को पार करने के लिए यदि नाव में बैठ गए तो एलिजिबल हो गए नदी को क्रॉस करने के लिए आप, लेकिन नदी क्रॉस हुई नहीं है अभी, आपको उसमें बैठे रहना पड़ेगा और नाव चलती रहनी चाहिए सही डायरेक्शन में. फिर जब दूसरे किनारे पहुंच जाएगी तब आप बोलेंगे नाउ आई हैव क्रॉस द रिवर. पर एक तरीके से जब आप नाव में बैठ गए जो डेस्टिन्ड है, जो उस तरफ पार जा रही है, तो आप कहेंगे नाव में बैठ गया भाई, तो हो गया. तो ये एलिजिबिलिटी है स्टार्टिंग. तो इसी प्रकार जब हम बात करते हैं भक्त दीक्षा के समय में तीनों गुणों से अतीत हो गए, मतलब नाउ दे हैव बिकम एलिजिबल टू क्रॉस द 3 मोड्स. सही बोट में बैठ गए. लेकिन कोई सही बोट में नहीं बैठा, कहीं दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली बोट में बैठ गया, तो वो तो हम कहेंगे वो तो पार होएगा ही नहीं कभी, क्योंकि तो बोट ही गलत बोट में बैठ गया. एलिजिबल हो गया पर हुआ नहीं. यस, जो सही बोट में बैठ गया है वो एलिजिबल हो गया है. मतलब आपने कॉलेज में एडमिशन ले ली पर पास अभी तक हुए. या इवन जैसे +2 करने के बाद एवरीबडी इज एलिजिबल टू डू MBBS एंड एवरीथिंग, लेकिन दैट डजंट मीन कि एवरीबडी विल डू MBBS. यू हैव टू पास द एग्जाम, तभी कर पाओगे, बट यू आर एलिजिबल टू डू इट. आप एलिजिबल हैं उसे करने के लिए. करेक्ट. लॉ में एंटर करने के लिए ग्रेजुएशन होती है, यू आर एलिजिबल, लेकिन जस्ट एलिजिबल डजंट मीन दैट यू बिकम ए लॉयर. फॉर दैट यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू पास द एग्जाम, तब पता लगेगा कि आप क्वालिफाइड हो. विदाउट इनिशिएशन हम 3 गुणों को पार नहीं कर सकते हैं. विदाउट इनिशिएशन लिए हुए हम 3 गुणों को पार नहीं कर सकते विदाउट शुद्ध नाम नहीं लेते. हाँ, यस, कंडीशन ये या फिर तो लेकिन शुद्ध नाम जो मतलब इनिशिएशन ले बाद में ना ले तब भी नहीं करेंगे. बिल्कुल. कोई केवल इनिशिएशन नहीं, केवल देखिए इनिशिएशन लिए बिना कोई तीनों गुणों से पार नहीं होगा, इसका अर्थ ये नहीं है. तो दीक्षा जिसकी भी हो गई वो तीनों गुणों से पार हो ही जाएगा. ये तो दोनों स्टेटमेंट कोई आपस में ये नहीं है कि अगर लेने के पर भी वो दीक्षा को सही से उसका नियमों का पालन नहीं करे तो फिर उसने एक तरीके से दीक्षा ली नहीं, एक तरीके से नहीं ली, लेकर के भी नहीं ली, तो फिर वो कैसे पार होगा. तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं ना. तो अभी हम जो भक्तगण हैं, हम लोग अभी विधि भक्ति के प्लेटफॉर्म पर हैं, तो हम लोग एक प्रकार से अब दीक्षा लेते हैं, एलिजिबल बनते हैं, लेकिन हमें भी क्वालिफाई होना पड़ता है. अभी हम तीनों गुणों से ऊपर हुए नहीं हैं. इसके लिए प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं. जब हम पंखा बंद करते हैं तो स्विच ऑफ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमने पंखा बंद कर दिया. लेकिन उसका मतलब नहीं है कि पंखा घूमना तुरंत बंद हो गया. पंखा तो फिर भी थोड़ा चलता रहेगा, थोड़ी देर तक मोमेंटम जब तक है तब तक चलता रहेगा, थोड़े समय बाद में वो रुकेगा. लेकिन जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो करंट जाना बंद हो गया अभी उसका, तो हम बोल सकते हैं कि हम पंखा बंद हो गया, एलिजिबल हो गया अभी, लेकिन कैपेबल नहीं है अभी तक भी, वो अभी बंद नहीं हुआ है वो. करेक्ट. तो उसी प्रकार से
जब हम शरणागत होते हैं तो हमारा पंखा बंद हो गया, अभी और फर्दर कर्मिक रिएक्शन ये सब स्टॉप, ठीक है। लेकिन कुछ समय तक के लिए वो जो बचे कुचे हैं वो रिएक्शन चलता रहेगा, ठीक है। इसीलिए जिस दौरान वो चलता रहेगा, है ना, उस दौरान हमको वर्णाश्रम की अवस्था में रहना पड़ेगा, जिससे कि हम सतोगुण में रह सकें। नहीं रहेगा तो फिर स्विच ऑन हो जाएगा। हाँ, अगर हाँ, पंखा बंद करके हम बहुत लोग को स्विच ऑन करते हैं दोबारा से, नियम पालन नहीं करेंगे, हमने प्रॉमिस किया 16 माला करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, अब उसके बाद आप जो है उसको पालन नहीं करें तो आपने दोबारा स्विच ऑन कर दिया, करेक्ट। तो अभी भक्ति से जो हमारे सभी प्रकार के प्रारब्ध कर्मफल कटते हैं, सभी प्रकार के कर्मफल कटते हैं, धीरे धीरे कटते हैं, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो बहुत उच्च अवस्था में हैं, जैसे अर्जुन का उदाहरण है, तो अर्जुन तो भगवान के अति शुद्ध स्तर पे हैं, लेकिन उनको ही भगवान क्या कह रहे हैं, आप एटलीस्ट वो एक्सटर्नली हमको दिखा रहे हैं लीला में कि अर्जुन जैसे भक्त भी क्षत्रिय है, क्षत्रिय का स्वभाव है। भगवान कहते हैं यदि अहंकारात न शोष्यसीति मन्यसे, यदि तुम अहंकार वजह सोचोगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, प्रकृतिम त्वाम नियुंक्षसी, तो तुम्हारी प्रकृति तुमको विवश करेगी युद्ध करने के लिए, करेक्ट। भगवान बताते हैं तुम्हारे गुण तुमको विवश करेंगे, है ना। तो एक बात हमें समझने की है कि हमारे जो प्रारब्ध कर्म फल हैं, उन प्रारब्ध कर्म फलों के वो भाग से जिससे हमारा एक वर्ण बनता है, हमारा इस समाज में कार्य करने का एक रोल बनता है, वो हमारे जीवन भर बना रहता है। ये थोड़ा सा समझने में समय लगेगा अभी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सरल भाषा में सुनाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली वर्ण क्या है, वर्ण का क्या रोल है। तो जैसे हमारे शरीर में 4 विभाग हैं, ब्रेन डिपार्टमेंट, आर्म डिपार्टमेंट, बेली डिपार्टमेंट एंड लेग डिपार्टमेंट। तो शरीर को प्रॉपरली चलाने के लिए ये 4 के 4 अंग प्रॉपरली काम करने चाहिए। उसी प्रकार से समाज को सही प्रकार से चलाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए 4 वर्ग की आवश्यकता है। एक ब्राह्मण, यानी जो समाज को गाइड कर सकें, दूसरे जो समाज को रक्षण प्रदान कर सकें, तीसरे जो समाज के लोगों की शारीरिक आवश्यकताएं उनको उत्पादन कर सकें, और चौथा जो अन्य को सहायता कर सके, तीनों वर्णों की सहायता कर सकें, असिस्ट कर सकें। तो समाज में ये 4 वर्ण चाहिए। तो अभी इस प्रकार से वर्ण है, हर व्यक्ति का एक समाज के अंदर इन 4 में से कहीं ना कहीं एक रोल है। समाज की आवश्यकताओं को ब्रेन लेवल पर, प्रोटेक्शन लेवल पर, प्रोडक्शन लेवल पर या असिस्टेंट लेवल पर कहीं ना कहीं उसका एक रोल है। जो रोल डिसाइड होगा कि किसका कौन सा रोल है, वो डिसाइड होगा कि उसका किन गुणों से वो प्रभावित है कर्मफल के कारण। हम भक्त हैं तो हमारे भी कर्मफल बाकी हैं, पंखा घूम रहा है अभी, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, करेक्ट। तो वो जो पंखा घूम रहा है, जो कर्मफल बाकी हैं और उसके वजह से जो है, तो उसमें हमारा भी एक प्रकार का एक स्वभाव है, और उस स्वभाव के द्वारा सोसाइटी में एक प्रकार से कंट्रीब्यूट हमें करना होता है, क्योंकि हम सोसाइटी पे डिपेंडेंट है ना। हम सोसाइटी से सबको लेना है तो सोसाइटी को देना होगा ना, सब देंगे तो सबको मिलेगा ना, करेक्ट। तो वो हमारा, इसलिए भक्तों का भी सोसाइटी में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, किस डिपार्टमेंट होगा, वो होता है। ये वर्ण जो है वो फंक्शनल होते हैं गृहस्थ लेवल पर। 4 आश्रम होते हैं, उनमें जो गृहस्थ आश्रम है उसमें ये वर्ण का काम होता है, क्योंकि वर्ण का काम क्या है, वृत्ति, ये जीवन उपार्जन, जीवन की आवश्यकताओं को, समाज की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली चीज़ गृहस्थ आश्रम में होती है। जो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है वो पूरी तरह से केवल आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर फोकस करने के लिए है, ठीक है। जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक काम है वो कौन से आश्रम में होते हैं, वो गृहस्थ आश्रम में होते हैं। क्लियर। आश्रम क्या है, हर व्यक्ति के जीवन में स्टेजेस हैं। इंडिविजुअल व्यक्ति के जीवन में जो स्टेजेस हैं जिससे हम निकलते हैं उसको आश्रम कहते हैं। तो जो पहला
स्टेप है, पहला जो चरण है जीवन का, जिसमें बच्चा गुरु के पास जाकर के शास्त्रों को सीखता है, उस स्टेज को कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद जिस स्टेज में वो एक पत्नी को स्वीकार करता है और जीवन की जो शरीर की आवश्यकताएं उसको पूरा करता है, साथ साथ भगवान की सेवा करता है, नियोजित करता है भगवान की सेवा में, उस सोपान को, जीवन के उस स्टेज को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए, लड़का बड़ा हो गया, उसका जो बच्चों को पालने का जो कार्य था वो अभी समाप्त हो गया, फिर वो दोबारा से अभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन जिम्मेदारियों से बाहर निकल करके फिर दोबारा से आध्यात्मिक प्रगति के लिए फोकस करता है और तपस्या इत्यादि के जीवन को अपनाता है। उस सोपान को कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। और फिर जिस सोपान में व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करके समाज को आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए प्रचारक की तरह से भ्रमण करता है, घूमता है, उस स्टेज को कहते हैं संन्यास आश्रम। ठीक है, तो ये जीवन की 4 स्टेजेस हैं। और वर्ण हैं शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताएं जो मनुष्यों की हैं उनको पूरा करना अपने स्वभाव के अनुसार, शास्त्र के दिए गए नियम के अनुसार, वो है वर्ण। तो हम सबका वर्ण एक है और हम सबका एक आश्रम है। ठीक है, एक वर्ण है और एक आश्रम है। ठीक है, तो जिनका स्वभाव ब्राह्मणिकल है, जो ब्राह्मण स्वभाव के हैं, ब्राह्मण वर्ण के हैं, वो 4 के 4 आश्रम तक जा सकते हैं। वो ब्रह्मचारी हो सकते हैं, पहला आश्रम यानी गुरुकुल में रहेंगे। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं अगर उनकी प्रवेश करने की इच्छा है, और तो नहीं तो शास्त्र ने बताया है अगर कोई गुरुकुल में रहने के बाद में वो जीवन भगवान की सेवा में डायरेक्टली समर्पित करना चाहता है, प्रचार करना चाहता है, तो फिर उसको गृहस्थ आश्रम में एंटर करने की आवश्यकता नहीं है, वो ब्रह्मचारी रह सकता है आजीवन, लाइक दैट, या संन्यास ले सकता है। जो ब्राह्मण वर्ण का संन्यास भी ले सकता है डायरेक्टली विदाउट गोइंग गृहस्थ आश्रम। तो फिर गृहस्थ आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम के बाद में फिर वो वानप्रस्थ ले सकता है और फिर संन्यास भी ले सकता है। जिसका स्वभाव क्षत्रिय वर्ण का है तो ब्रह्मचारी वो भी गुरुकुल में जा सकता है, वेद शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है, फिर गृहस्थ आश्रम में जा सकता है और वानप्रस्थ जा सकता है। संन्यास उसके लिए नहीं, क्षत्रियों के लिए, क्योंकि उनका स्वभाव अलाउ नहीं करता संन्यास आश्रम को पालन करने के लिए। वानप्रस्थ तक का उनका अधिकार है। फिर जो वैश्य स्वभाव का व्यक्ति है वो ब्रह्मचारी बन सकता है, गुरुकुल में जा सकता है, शास्त्रों को पढ़ सकता है। लेकिन शास्त्रों को पढ़ने का ब्राह्मण का लेवल, क्षत्रिय का लेवल और वैश्य का लेवल अलग अलग होगा बहुत। ब्राह्मण शास्त्रों को बहुत गहराई में पढ़ेगा क्योंकि उसकी क्षमता है ना, और वैश्य अपने संबंधित शास्त्रों के भाग को पढ़ेगा। क्षत्रिय भी ज़्यादा पढ़ेगा पर ब्राह्मण से कम, तो वो सबकी अलग अलग कैटेगरी है। फिर वो गृहस्थ आश्रम का जो ये है वैश्य है, तो जनरली वैश्य भी वो केवल वानप्रस्थ इस प्रकार से नहीं कि वन में जाना है, तपस्या करना है, घर में रह करके या तीर्थ भ्रमण करके, लेकिन इन एसेंस वानप्रस्थ लेगा कि सोशल और इकोनॉमिकल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करेगा। हाँ, मतलब इस प्रकार से ट्रेडिशनल जो वानप्रस्थ है, जंगल में जाना इत्यादि, वो उनमें 2 आश्रम, गृहस्थ और ब्रह्मचारी और गृहस्थ। जो शूद्र है स्वभाव का है उसके लिए एक ही आश्रम होता है, दैट इज गृहस्थ आश्रम, उसके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं। अभी इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 साल का विवाह हो जाएगा, पर उसका अर्थ है कि वो गुरुकुल में नहीं जाएगा, वो घर में ही रहेगा। उसका जो भी शिक्षण है वो घर में ही होता है। उनका शिक्षण क्या होता है शूद्र का? शास्त्रों का डायरेक्टली इस प्रकार से ऑफिशियल क्लासरूम बैठ करके शिक्षण नहीं होता है। गुरुकुल जो है वो ऑफिशियल शिक्षण देने की पद्धति है। शिक्षण सबका होता है। एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग कि शिक्षण, क्योंकि आजकल हमारे शिक्षण की डेफिनेशन क्या है? ABCD 1 2 3 4, ये है हमारे लिए आज शिक्षण, करेक्ट। पर शिक्षण का अर्थ है एक व्यक्ति के लिए जो उसको सीखना चाहिए
उसके आध्यात्मिक और प्रगति के लिए और भौतिक जो भी उसका कार्य है समाज में, वो करने के लिए जो भी उसको आवश्यक है वो चीज़ को सिखाना, उसको शिक्षा कहा जाता है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, है ना। एक मिनट, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, मैं पहले बात पूरी कर लेता हूँ। तो शिक्षण सबका है वैदिक संस्कृति में, स्त्रियों का भी शिक्षण है, लेकिन स्त्रियाँ गुरुकुल में नहीं जाती। उनके लिए ऑफिशियल वेदों को पढ़ना क्लासरूम में बैठ करके ये उनके लिए नहीं है, शूद्रों के लिए भी नहीं है। लेकिन उनका भी आध्यात्मिक विकास सबका होना है। तो इसलिए समाज के अंदर ब्राह्मण सन्यासी वो जा कर के प्रचार करते हैं, कथा करते हैं गांव में, सुबह विशेष रूप से शाम को। हमारे वैदिक से शाम का जो समय है उसमें कथा होती है, काम खत्म करके सब लोग बैठ के कथा। तो इस सुनने के माध्यम से, और विशेष रूप से पौराणिक कथाएं, स्त्री शुद्ध द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, तो वो श्रुति जो है उसको पढ़ना की क्षमता उनके पास नहीं है, इसलिए इतिहास और पुराणों के माध्यम से उनको वही चीज़ बताई जाती है। लूज़र नहीं है, क्योंकि इतिहास पुराण क्या है, श्रुति को ही घटनाओं के क्रम से समझाना है। तो जनरली हम देखते हैं आजकल लोगों में भी फिलॉसफी को समझने में बहुत दिक्कत है, नींद आती है फिलॉसफी जैसे शुरू होती है तो, करेक्ट है ना, क्योंकि वो स्वभाव नहीं है। इसलिए, और जहाँ महाभारत शुरू होगी वहाँ सब जग जाएंगे, करेक्ट। रामायण महाभारत होगी सब स्टोरी है, मतलब शूद्र जो है ना बहुत उच्च अवस्था है। जिसको इसमें रुचि है महाभारत और रामायण सुनने में, वो कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना है। आप अगर शूद्र के गुण पढ़ेंगे शास्त्रों में, तो हम में से कोई शूद्र की कैटेगरी में भी नहीं आएगा। तो इसलिए जो एक ये ब्लेम है कि शास्त्रों में जो है वो भेदभाव किया गया है। तो भेदभाव किसको कहते हैं? किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, किसी का शोषण करने के लिए यदि प्रयास किया जाए उसको भेदभाव कहते हैं। लेकिन सब लोग समान नहीं हैं, सब लोग अलग अलग स्तर पे हैं, सबको अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसलिए इस दृष्टि से भेदभाव, हरे कृष्ण, इसलिए वो अलग अलग प्रकार से शिक्षण होना वो तो जरूरी है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। सब लोगों का एक जैसा शिक्षण नहीं होता। आज भी समाज में सब लोग क्या एम्स में जा रहे हैं क्या? सब लोग आईआईटी में हैं क्या? तो क्यों भेदभाव करो, सबको आईआईटी में लेके जाओ, ठीक है। दैट्स नॉट पॉसिबल। सबका अपना, आप अपना ये आदत, आप हाथ धो के आइए तो आपको याद रहेगा आगे से। तो हाँ, कहाँ थे हम लोग की? एक ही आश्रम, भेदभाव, हाँ भेदभाव। तो भेदभाव की बात नहीं है, स्त्रियों को भेदभाव करना की बात नहीं है, शूद्रों को भेदभाव करने की बात नहीं है। लेकिन प्रकृति के गुण के अनुसार हमारी सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, वो आज भी हैं। आज हम कितना भी समान बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी अंतर है सबके अंदर, सब एक जैसे नहीं है। सब लोग मोदी नहीं बन सकते। अगर भेदभाव नहीं करना तो किसी भी को उठा के बना दो प्राइम मिनिस्टर, सब लोग नहीं कर सकते वो काम, अंतर है, करेक्ट। तो ये बात को, इसको समझना है। तो इस प्रकार से वर्ण और आश्रम का ये बेसिक अंतर। आश्रम हुए हमारे जीवन के अंदर हमारे सोपान अलग अलग, और वर्ण है हमारे स्वभाव के अनुसार समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारा कौन सा डिपार्टमेंट, हम किस डिपार्टमेंट में योगदान देंगे, दैट इज़ वर्ण, ठीक है। तो अभी पंखा अभी चल रहा है हमारा, इसलिए हमारा भी सबका, अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमारा एक एक वर्ण का काम है। अगर हम गृहस्थ आश्रम में नहीं हैं, अगर हम ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ हैं या सन्यासी हैं, तो फिर जीवन के लिए उपार्जन करने का कार्य हमारा है ही नहीं, वर्ण का काम उनका है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो प्राइमरी जो बात चर्चा कर रहे हैं वो गृहस्थ आश्रम के लिए कर रहे हैं, वर्ण का जो विचार कर रहे हैं यहाँ पर हम गृहस्थ आश्रम के लिए कर रहे हैं। तो फिर ये जो वर्ण के अंतर्गत हमें कार्य करना है, हमारे अपने एक गुण जो हमको मिले हैं उसके अनुसार वो निश्चित होगा कि हमारे गुण कौन से हैं, उसके अनुसार स्वभाव बनेगा, और स्वभाव के अनुसार हमारा अधिकार बनेगा कि हमारा कौन सा वर्ण का अधिकार है।
उसके अनुसार फिर हम वो कार्य हमें करना चाहिए। यहाँ तक बात ठीक है? अच्छा, प्रश्न थे ना बीच बीच में किसी के? गुरुकुल नहीं जाएगा वो, तो वो विल डिसाइड कि उसका वर्ण क्या है और किस एज तक वो पता चलना चाहिए, सो दैट हम ये आगे का प्लान कर पाएं उसका। तो किसका स्वभाव क्या है, वो किस प्रकार से निर्धारित होता है? तो कृष्ण संहिता पुस्तक में भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि सामान्य रूप से अगर वैदिक संस्कृति चल रही है, सभी संस्कार नियमों का पालन हो रहा है, तो सामान्य रूप से जो पिता के गुण होंगे वही बच्चे के गुण होंगे। वही वर्ण जो पिता का होगा वही बच्चे का होगा। नॉर्मल प्रिंसिपल सामान्य, यदि सभी संस्कार पालन हो रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादातर हम देखेंगे इतिहास में तो क्षत्रिय के घर में एक के बाद क्षत्रिय का जन्म हो रहा है, ब्राह्मण में ब्राह्मण का जन्म हो रहा है, स्वभाव से। ज़बरदस्ती स्टैंप लगाने की बात नहीं, स्वभाव से की बात कर रहे हैं, गुण से। लेकिन अपवाद भी होते थे, पर सामान्य रूप से ऐसे नियम था। तो इसलिए सामान्य रूप से अगर सभी सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है तो सामान्य रूप से समझा जाएगा कि जो पिता का कार्य है वही गुण है, वही उसके गुण हैं। अभी यदि कोई बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, घर के बड़ों को, आस पड़ोस के बड़े हैं, ब्राह्मण हैं, वो देख रहे हैं ये तो बच्चा तो बिल्कुल अलग स्वभाव का है इसका। हम सब देखते हैं ना, सब बच्चों को, सबका स्वभाव में दिखता है ना। माता पिता दिखते हैं, घर के हम 2 बच्चे हैं, बिल्कुल एक हमेशा जिद्दी और हठी और खेल कूद में ध्यान है, और एक बहुत शांत स्वभाव का। तो माता पिता ये दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है, एक ही बिल्कुल शांत है। तो ऑब्जर्व किया ना उन्होंने, ऑब्जर्व करके दिखा। तो उसी प्रकार से ऑब्जर्व करते हैं घर के बड़े, क्योंकि सबको पता होता है कि हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को सबका एक कर्तव्य होता है कि बच्चों को कहाँ फिट करना है, क्या करना है। तो सब जागरूक होते हैं इस बात के लिए। तो फिर उस प्रकार से वो ऑब्जर्व करते हैं, और 15-16 साल की उम्र तक बच्चे के जो भी गुण हैं प्रारब्ध के अनुसार वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम 15-16 साल की उम्र तक। एलिजिबिलिटी जो है गुरुकुल की, इसका मतलब वो 15-16 सालों की गुरुकुल में जाने की। हाँ, गुरुकुल में नहीं, अभी जरूरी नहीं है कि गुरुकुल में जाना पड़े गुणों को देखने के लिए, क्योंकि और भी है ना, केवल गुरु ही नहीं है, घर के बड़े ब्राह्मण जो कि समाज में आ रहे हैं तो वो लोग देख रहे हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि सबको गुरुकुल जाना पड़ेगा। केवल ऑफिशियल एजुकेशन के लिए गुरुकुल है, लेकिन जो वर्ण का ऑब्जर्वेशन है वो उसके माँ बाप भी कर रहे हैं, घर के जो एल्डर्स हैं वो भी कर रहे हैं, जो कम्युनिटी के ब्राह्मण हैं वो भी कर रहे हैं, भले ही वो गुरुकुल में नहीं है पर वहाँ पर भी उसका ऑब्जर्वेशन चल रहा है। डिफरेंट ओपिनियन आ रहा है, जैसे सपोज प्रभु जी मेरे अंदर कोई और, वो ऐसे नहीं होता है, वो सब सिस्टम है कि कौन एक गुरु गांव चलता है, वो डिफरेंस ओपिनियन तो हमेशा से रहेगा, बट देन देयर इज गुरु साधु शास्त्र टू डिसाइड। ये ऐसे नहीं होता है, समाज के अंदर एक हायरार्की बनती है। ये गांव के वरिष्ठ हैं, बुद्धिमान हैं, ब्राह्मण हैं, इनको ज्ञान है, उनकी बात मानी जाएगी, इस प्रकार से हायरार्की बनती है ना। ऐसा नहीं कि वोटिंग सिस्टम है या बस हमारी बात, हम किसी से कम नहीं, ये कल्चर नहीं है। गुणों से स्थापित होता है किसकी बात सुननी है। अभी आज हम प्रभुपाद की बात क्यों सुन रहे हैं? हमने प्रभुपाद ने क्या हमको कुछ पैसा दिया है या कोई लीगल हमने कोई लीगल हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि हम प्रभुपाद की बात सुननी है? क्यों हम प्रभुपाद को मान रहे हैं? हम कहेंगे अगर कोई बाहर का आदमी सोचे भाई इस कॉल में तुम्हारे अगर अपनी किसी की अपनी राय हो जाए तो सब कैसे एक साथ प्रभुपाद को पालन कर पाते हैं? प्रश्न कर सकता है। तो क्यों हो पाता है वो? क्योंकि प्रभुपाद के गुणों को देख करके हम समझ पाते हैं कि हमें उनसे सुनना है। तो ऐसे ही स्वाभाविक रूप से इवॉल्व होता है ना समाज के अंदर कि कौन है, किसके गुण हैं, सब ये गुणों से स्थापित होता है। मैं जैसे मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन हूँ, अभी मान लो कोई बच्चा है, उसने जन्म लिया एक फैमिली में, अभी वो शिक्षा देना चाहते हैं, मतलब तो वो गुरुकुल में शिक्षा कितनी एज से स्टार्ट हो जानी चाहिए बच्चे की? तो पॉइंट है कि वो क्योंकि वर्ण के हिसाब से शिक्षा होगी ना। हाँ, वर्ण 15 साल में अगर पता लगेगा मैक्सिमम। लेकिन शिक्षा जो है वो उनके जो पिता है, पिता के अनुसार वो हो रही है। पिता का जो भी वर्ण है उसके अनुसार वो उनका चल रहा है। जब अंतर दिखना शुरू होगा वो ऐसा नहीं कि 15 साल में ही दिखेगा, 15 साल तो मैक्सिमम है, दिखना तो शुरू हो जाएगा एज अर्ली एज 3 साल 4 साल से दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो हायरार्की आप बता रहे हो ब्रेक हो चुकी है वो। अभी कैसे होगा वो अभी कैसे होगा वो इस पर अभी मत पहले ध्यान दो, पहले आइडियल चीज़ को समझने की कोशिश करो, तब फिर आप अभी उसे कैसे करेंगे वो एक गहरा प्रश्न है। अगर आप इसको दोनों कंबाइन करोगे ना तो आइडियल कैसे होता है वो भी सही में नहीं आएगा, तो वो खिचड़ी बन जाएगा अभी।
पहले आदर्श रूप में कैसे होता था, क्या होता था, पहले उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर अभी आज की ये इमरजेंसी सिचुएशन है, अभी इसमें क्या करेंगे, वो एडजस्टमेंट को बाद में समझ में आएगा वो एडजस्टमेंट, ठीक है। पहले एक नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता था, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए, इट विल बी ईजियर वे टू अंडरस्टैंड, ठीक है। पंचम वर्षम वनम गच्छेत, पंचोस्वर्धम वनम गच्छेत, तो that is for ब्राह्मण क्षत्रिय only, that's यस, not for all. या दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल। तो कलयुग में एसेंस में वो लोग पालन कर सकते हैं, थोड़ा सामाजिक क्रियाओं से, आर्थिक उससे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, नॉट नेसेसरी फॉलोइंग, बट उसका एक्सप्रेसली उसको फॉलो करना, वन में जाना, तपस्या करना, वो इस प्रकार का कार्य नहीं करना। तो ये जो गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाएगी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, स्टार्टिंग में कोई बच्चा जा रहा है गुरुकुल को वैश्य है, तो वो ब्राह्मण भी उसमें पढ़ रहे हैं, वैश्य शूद्र भी उसको, सॉरी उसमें वो भी क्षत्रिय भी पढ़ रहे हैं, सब कंबाइन हो रहा है? नहीं, जनरली गुरुकुल के अंदर एक तो जाने का उनका एंट्री का पॉइंट भी अलग अलग होता था। जैसे ब्राह्मण जो स्वभाव के लोग हैं वो 8 साल की उम्र से एंटर होना शुरू हो जाते हैं, जो ब्राह्मण स्वभाव। उपनयन संस्कार की जो डेट है, टाइम है, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 8 years अप टू 12 years, समथिंग लाइक दैट। उसके बीच में वो लोग जा सकते हैं, लेकिन एक क्षत्रिय के लिए 8 साल में जनरली दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ए डिसिप्लिन फ्रॉम ए गुरु, तो वो लोग की उपनयन संस्कार की डेट समय लेट होता है, कुछ और साल बाद में होता है, मुझे एग्जैक्टली इसमें ध्यान नहीं है। वैश्य का और लेट होता है, सो वो लोग लेट जाते हैं एंट्री। और शिक्षण अलग अलग प्रकार का होता है गुरुकुल में, अलग अलग उनका, ऐसा नहीं कि सब साथ में बैठ के सब एक ही साथ है, क्योंकि उनके थोड़ा अलग है, वहाँ पर अलग अलग उनका सिस्टम है। सेक्शन में होते हैं ABC। अब वो डिटेल है, वो इस प्रकार से। प्रताप राज जो बोलता 5 साल की उम्र में शिक्षा हो जानी चाहिए। भागवत शिक्षा, भागवत धर्म, वो कौमारम आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतान, भागवत शिक्षा। तो भागवत शिक्षा गुरुकुल ही केवल एकमात्र शिक्षा का स्थान नहीं है। पहले एक इम्पॉर्टेंट बात को समझ लीजिए, गुरुकुल ही केवल एकमात्र इंस्टीट्यूशन या तरीका नहीं है समाज को शिक्षित करने का, वो केवल ऑफिशियल एजुकेशन के लिए है। वो अनऑफिशियल एजुकेशन बहुत लोगों की हो रही है, जैसे स्त्रियों की सबकी अनऑफिशियल एजुकेशन है, शूद्रों की अनऑफिशियल एजुकेशन है। गुरुकुल से आने के बाद भी एजुकेशन कंटिन्यू होती है अनऑफिशियल वे में। गुरुकुल में जाने से पहले भी शिक्षा कंटिन्यू हो रही है, गर्भ के अंदर भी शिक्षा चल रही है। प्रहलाद महाराज की बहुत सारी शिक्षा तो गर्भ के अंदर हुई। सो एजुकेशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू गुरुकुल ओनली। प्रभु जी, आपके इस डेफिनेशन से तो कलयुग में कोई भी ब्रह्मचारी सन्यासी होना नहीं चाहिए। ऐसी मैंने कौन सी डेफिनेशन दे दी? मतलब क्योंकि कलयुग में सारे शूद्र हैं, शूद्र ओके, कलौ शूद्र संभवा। हाँ, तो इसलिए कोई भी कोई ब्रह्मचारी और सन्यासी तो होना नहीं चाहिए, पर हम देखते हैं कि कलयुग में ब्रह्मचारी सन्यासी। तो कैसे समझना है इस स्टेटमेंट को, कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में सभी लोग शूद्र के ही समान होंगे। मेजॉरिटी। तो जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात भवेत द्विजा, जन्म से सभी शूद्र ही होते हैं, फिर संस्कार होने मिलने से, प्रशिक्षण से फिर वो द्विजा बनते हैं। तो कलयुग में जो है वो संस्कार है नहीं, ऐसे शुद्ध हैं तो शुद्ध जैसे रहते हैं लाइफ लॉन्ग। इन दैट सेंस दे बिकम, दे रिमेन शूद्र। पर उसका अर्थ नहीं है कि सभी और ज़्यादातर लोग शुद्ध स्वभाव के हैं। जैसे अभी देखिए प्रभुपाद बोलते हैं ये हमारा एजुकेशन सिस्टम सबको शुद्ध बना रहा है, तो हम उनको शुद्ध बनाते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं शुद्ध कैसे। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में जाने के बाद में हर एक व्यक्ति को नौकरी चाहिए। उसको बिल्कुल अंदर से लगता है कि मेरे को नौकरी नहीं मिली तो मैं जीऊँगा नहीं, मैं अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता, मैं मुझे एक चाहिए एक, इसलिए एक वो क्या बोलते हैं उसको, अपना वो लेके जाते हैं आप लोग, रेज्यूमे लेके जाते हैं अपना, है ना, सीवी लेके आते हैं, रख लो भाई हमें नौकरी में, तो हम जी नहीं पाएंगे, हमारा क्या होगा, हमें, है ना, दर दर भटकते हैं। सो दैट इज़ वी आर मेड, 25 ईयर्स लगते हैं आदमी को पूरा अच्छे से उसको पूरा करने में, कि तुम जी नहीं सकते हो अगर तुमको कहीं नौकरी पे नहीं रखा जाएगा। तो रियली वी स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट, हमारा कोई है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, फुल्ली डिपेंड। तो शुद्ध वृत्ति अच्छे से पूरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ये बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग भी ऐसे भी होते हैं, मतलब देखा कि वो बिल्कुल नौकरी नहीं कर सकते। यस, समाज में होते हैं, कोई चांस ही नहीं। गुजरात के हैं, मारवाड़ी हैं, सो वो लोग अभी देखिए जहाँ तक अभी थोड़ा चेंज हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये ट्रेंड है। गुजरात के लोग पढ़ते नहीं, स्कूल में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, उनकी रुचि नहीं है पढ़ने में,
उनको तो भाई कब निकालो यहाँ से, कब अपना बिजनेस शुरू करेंगे, और बाहर आते ही दे स्टार्ट देयर बिजनेस एंड दे फ्लरिश। जो आपने तो मैं समझ नहीं आया जी, तो जैसे आप बता रहे हो कि अब जो सन्यासी बन रहे हैं कलयुग में, तो वो पैदा तो शूद्र हो गए, फिर उन्होंने आपको एलिवेट किया क्या, मतलब थ्रू अपना वन चेंज कर दिया क्या उन्होंने अपना, मतलब ज्ञान से? नहीं, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। ठीक है, फिर जन्म से शूद्र होते हैं इसका मतलब नहीं है किसी के अंदर कर्मफल ब्राह्मण का भी है तो जन्म से तो शूद्र ही होगा। जन्म से शूद्र होने को समझिए क्या मतलब है। एक ब्राह्मण स्वभाव का व्यक्ति भी है जो वास्तव में ब्राह्मण के गुण जिसके अंदर है, पोटेंशियल ब्राह्मण, पोटेंशियल है जिसके अंदर ब्राह्मण का, जब जन्म होता है तब उसको कौन सा ज्ञान होता है? कोई ज्ञान नहीं होता। ब्राह्मण का लक्षण है ब्रह्म ज्ञान, करेक्ट, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, तो जन्म से थोड़ा उसको ब्रह्म का ज्ञान होगा। इससे उस दृष्टि से वो शूद्र ही है ना, बच्चा, हर बच्चा शूद्र है, उसके गुण नहीं हो सकता उसको ज्ञान से मिल चुका हो, अभी आज पैदा हुआ है, अभी कौन सा ज्ञान उसको वहाँ पर पैदा होकर आज होगा? मतलब कोई ब्राह्मण जो है, सपोज जैसे भगवद गीता में लिखा है ना कि कोई योगी अगर उसकी पूरी नहीं होती तो नेक्स्ट जन्म में वो किसी अमीर घर में पैदा होता है, तो अब उसने तो अपनी तो लास्ट जन्म में उसने अपनी तो प्रोसेस तो किया होगा, शायद ज्ञान हो उसे, ज्ञान है पर वो डोरमेंट है ना, अभी डोरमेंट है, तो वो किसी फ्रेश तो इधर से ट्रिगर तो होगा, ट्रिगर होगा, पर जन्म पे नहीं होगा ना। हाँ, जन्म पे नहीं होगा। तो इसलिए जन्म के पॉइंट पे तो क्या है, उसके गुण शूद्र जैसे गुण है, क्योंकि डिसाइड जो हो रहा है वो तो उसके गुणों से हो रहा है, जो दिख रहे हैं गुण, हाँ, ठीक है ना। जो पोटेंशियल है वो तो अंदर है छुपा हुआ, वो तो एक्सप्रेस नहीं है ना। सोसाइटी में किसी को जो कार्य करना होगा वो तो जो उसके गुण इस समय व्यक्त हैं उसके बेस पे वो कार्य कर पाएगा ना। अच्छा, तो आप ये बोलो तो कलयुग में जो भी पैदा होता है हम, तो हमारे अंदर वो नॉलेज फ्लरिश ट्रिगर नहीं होता, तो अगर है भी तो हाँ, तो फर्दर उसका संस्कार नहीं मिलते हैं उसको आगे फर्दर ट्रेनिंग, जिससे कि वो गुण जो मान लीजिए ब्राह्मण के गुण भी थे तो उसको फ्लरिश करने के लिए एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, वो ट्रेनिंग नहीं मिलती है, इसलिए ही रिमेन्स एज ए शूद्र ओनली, ही इज ट्रेन्ड एज ए शूद्र, ही रिमेन्स शूद्र। या born, everybody is born as a शूद्र, लेकिन दे रिमेन शूद्र बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड। वो ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। हाँ, पोटेंशियल को दबा दिया जाता है। तो जो द्वापर युग सतयुग में पैदा ही ब्राह्मण होते थे, जन्मना जायते शूद्र, ये रूल जो है कलयुग के लिए नहीं है, ये इटर्नल है। जन्म के समय पे हर व्यक्ति, जन्म में क्या होता है, यही होता है जन्म के समय। जन्म में और क्या बच्चा क्या करता है, केवल रोता है, तो उसका एक ही गुण है बस रोना, खाना कहाँ है, रोना बस, दैट्स इट इज ओनली, तो उसको दैट्स शूद्र। तो हम जब ये डिसीजन देते हैं कलयुग में सभी शूद्र हैं, इसका मतलब ये होता है कि कलयुग में जो भी पैदा होता है उसको आगे ट्रेनिंग नहीं मिलता, वो शूद्र ही रह जाता है। इन दैट सेंस यस, इसलिए मेजोरिटी लोग जो ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से, अगर उनके अंदर कोई पोटेंशियल था भी कुछ और, दैट डज नॉट गेट डेवलप्ड, सो दे आर जस्ट ट्रेन्ड एज ए शूद्रा, सो दे मैनिफेस्ट द क्वालिटीज ऑफ शूद्रा ओनली। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी जो मैं सुना भी था कि उनको आपका क्वेश्चन जो कलव संभव सूत्र है ना, उसका जो भी है कली में उसको, हाँ, मैं उसी को बता रहा हूँ, कलो शूद्र संभव, क्योंकि बहुतायत में सभी लोग शुद्ध जैसे ही व्यवहार करेंगे। क्यों करेंगे? एक तो ऐसी आत्माएं ही आ रही हैं कलयुग में, ठीक है, पोटेंशियल कम हो, जिनमें पोटेंशियल इस प्रकार का है, क्योंकि माता पिता कोई संस्कार पालन नहीं कर रहे हैं, गर्भदान संस्कार, ठीक है, माता पिता गुण के अनुसार ही तो आत्माएं आएंगी, तो एक तो जन्म भी ऐसी आत्मा को मिल रहा है, और जिनका ऐसा गुण नहीं भी हैं तो उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है फिर कि ब्राह्मण और क्षत्रिय इस प्रकार के गुण डेवलप हो सके। अगर मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है, हाँ, मुझे चाहे जितनी अच्छी ट्रेनिंग क्यों ना मिल जाए, तो मैं तो आगे बढ़ूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। पंचरात्रि की विधि ऐसी विधि है जिससे द्विजत्वानाम जायते नृणाम, है ना, जैसे कांसा बेल मेटल सोने में बदल जाता है, ऐसे ही भगवान की शरणागति ऐसी विधि है जिससे कि गुणों में क्या, हम तीनों गुणों को जब लांघ सकते हैं तो क्या संभव नहीं है, तो कलयुग में भी संभव है, जब तीनों गुणों को लांघ सकते हैं तो क्या संभव नहीं है ना। लेकिन जो भी हमारा पोटेंशियल है वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट करता है, तो उसको बदल पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वी शुड मेक यूज़ ऑफ इट। तो अगर शुद्ध स्वभाव है तो उसको शुद्ध स्वभाव अच्छे से रिफाइन करके वही स्वभाव से उसको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। जिसका क्षत्रिय स्वभाव है, वैश्य स्वभाव है, वैश्य को अच्छे से वैश्य स्वभाव को फिक्स करके भगवान की सेवा में उसको नियोजित कर देना चाहिए। क्षत्रिय है, क्षत्रिय को उसको डेवलप करके
क्योंकि समाज में चारों वर्ण चाहिए। तो कलयुग में तो मैक्स सॉरी ओके आसना मतलब आई थिंक वी कैन टेक क्वेश्चंस इन हैंड, अदरवाइज वो आपका जो टॉपिक चल नहीं पाएगा ना। लेकिन आई थिंक वो उससे थोड़ा क्लैरिटी हो रही है टॉपिक में, ये प्रश्न जो है देख लीजिए मतलब तो कलयुग में आप बता रहे हैं कि लोगों का पोटेंशियल बहुत कम होता है इन जनरल, और जिनके पास है पोटेंशियल वो भी डेवलप नहीं हो पाता है। मान लीजिए 90% जो आत्मा आ रही है यहाँ पर, दे डोंट हैव मच पोटेंशियल, तो उनके अंदर शुद्र गुण जो है वो ज़्यादा है उनके अंदर। तो अभी उसकी परसेंटेज हम लोग नहीं बता सकते मान हैं, लीजिए मतलब ऐसे जस्ट मैक्सिमम पीपल दे विल बी इन्वॉल्व। ऐसा नहीं होता है समाज में, हमेशा से जब भी होता है तो शूद्र ज़्यादा लोग होते हैं, वैश्य उनसे कम, क्षत्रिय कम। पिरामिड जो आपने हाँ, वो हमेशा से बराबर तो कभी होता ही नहीं है, चाहे वो त्रेता युग हो चाहे द्वापर युग हो, हमेशा से शूद्रों की संख्या तो ज़्यादा होती है समाज में। हेल्पिंग हैंड्स, हेल्पिंग, वो उनकी संख्या ज़्यादा ही होती है, वो चाहिए ही समाज में, वो उसी प्रकार का ढांचा ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है कलयुग में बिल्कुल उससे कोई उल्टा हो जाएगा, सम प्रोपोर्शन में भी मोर और लेस। तो कलुषुदा का मतलब ये हुआ कि हम लोग को ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है। यस, अपना वर्ण चेंज करने के लिए, चेंज नहीं, अपने वर्ण को मैनिफेस्ट करने के लिए। ट्रेनिंग मिल रहा है, शुद्ध बनाने का ट्रेनिंग मिल रहा है। शुद्ध बनाने की ट्रेनिंग, पर अगर हम शुद्ध पैदा हुआ तो हमें वैश्य और ब्राह्मण बनाने की ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है। हाँ, तो हम शुद्ध नहीं रह जाते हैं। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में क्या होता है, जब जन्म हुआ, जन्म के बाद उसके पोटेंशियल को देख करके उसको ट्रेन किया था, इसीलिए फिर अलग अलग वर्ण निखर के आते हैं। निकल गया। अब यहाँ पर हमें पोटेंशियल होते हुए भी हम निकल नहीं पा रहे। नहीं निखर रहे हैं, केवल शूद्र के तो निखर रहे हैं, क्योंकि वही ट्रेनिंग है, शुद्र नौकरी करो। और वो भी एक्चुअली शूद्र नहीं है, शूद्र के नाम पर भी कलंक है। अगर आप शूद्र के गुण देखेंगे तो वो बहुत उच्च गुण हैं। हम जो हैं, हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है एक्चुअली में, वो हो रही है अंत्यजा ट्रेनिंग। भागवतम में 7वें स्कंद में आप पढ़ेंगे अंत्यजा के गुण क्या हैं। झूठ बोलना, चोरी और इस प्रकार के सारे गुण हैं अंत्यजा में। तो आजकल जो हमारी ट्रेनिंग है वो अंत्यजा ट्रेनिंग है। ज़्यादातर लोगों के अंदर जो गुण जो सब विकसित हो आ रहे हैं, इसलिए वर्णाश्रम पालन करना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वर्णाश्रम से बाहर है अंत्यजा। तो आज का जो समाज है बेसिकली वो अंत्यजा जैसा लोगों का समाज बनता जा रहा है। शूद्र की ट्रेनिंग में नहीं है, मतलब शुद्ध तो कहा है कि एट द मैक्स शूद्र हैं, पर ज़्यादातर लोग तो शूद्र भी नहीं है, उससे भी नीचे, ऐसा हाल है। ठीक है, जैसे कोई शूद्र पैदा हो गया, लाइक, तो उसको हमने भक्ति में लगा दिया, तो वो शूद्र के लिए आपने बोला सिर्फ गृहस्थ आश्रम है, राइट, आपने भी बोला, आप शूद्र भक्ति में लग गया तो वो ब्रह्मचारी बन गया। फिर उसके बाद उसने फिर ना गृहस्थ में गया, वो उसने फिर संन्यास ले लिया, तो वो चारों आश्रम उसने कवर कर लिए। तो क्या ये पॉसिबल है? आप कह रहे हैं कि हाँ भक्ति से वो गोल्ड जान गया, तो क्या ये पॉसिबल है कि प्रभुपाद ने ऐसा थे शूद्र में उनको ऐसे किया? तो इज इट पॉसिबल? इसको सन्यासी बना दिया मतलब। और फिर हम देखते हुए कि शूद्र बने, फिर वो गिरे भी, तो क्या इसके पीछे रीजन उनका शूद्रों का प्रभुपाद द्वारा भक्ति दी गई या फिर उनका पालन ना करना, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो भक्ति तीव्र गति से करने से ये थ्योरेटिकली संभावना है, सैद्धांतिक रूप से संभावना है कि कोई व्यक्ति गुणों अतीत हो जाएगा। वो भक्ति के अंदर वो शक्ति है और वो स्तर है भक्ति का जिसमें गुणातीत, वहाँ पर फिर भगवान की इच्छा से जो भी भगवान कार्य करने का चाहें उसको वो शक्ति प्रदान कर सकते हैं। प्रभुपाद भगवद गीता में उदाहरण देते हैं, लाइक ट्रांसेंडेंटल स्टेज में वन कैन एक्ट इन एनी वे, आइदर ब्राह्मण और क्षत्रिय, डिपेंडिंग ऑन कृष्णाज डिज़ायर। कृष्णा विल गिव हिम दैट शक्ति टू डू दैट। तो वो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, पर मास के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने सबसे पहले टारगेट किया जो ब्राह्मण पोटेंशियल है जिनके अंदर, उनको टारगेट किया। इसलिए प्रभुपाद का पहले फोकस क्या था, टू मेक ब्राह्मणस। तो प्रभुपाद का जो पूरा प्रचार था वो क्या था, किस प्रकार से प्रचार था, फिलॉसॉफिकल है ना, दार्शनिक दृष्टि से प्रचार, ठीक है। तो जो लोग आकर्षित हुए विशेष रूप से कुछ ब्राह्मण स्वभाव के लोग आकर्षित हुए, इसलिए वहाँ पर ब्रह्मचारी सन्यासी बनना ये सब रखा। लेकिन जैसे जैसे प्रचार बढ़ रहा है, बहुत लोग संपर्क में आ रहे हैं, तो इसलिए प्रभुपाद ने देखा भी कुछ लोग जो हैं सन्यास आश्रम ले रहे हैं लेकिन वो उसके लायक नहीं है,
वो वास्तव में उनके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है, वो सन्यासी रह सकें ऐसे गुण नहीं है, इसलिए फॉल डाउन हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला फिर नाउ वी शुड इस्टेब्लिश ऑल द वर्णस, इसलिए अभी पूरा वर्णाश्रम इस्टेब्लिश करनी चाहिए, क्योंकि मास स्केल पे यदि हमें करना है, वो कन्वर्सेशन आप पढ़िए, उनको पढ़ाइएगा वो बुक से, वर्णाश्रम धर्म बुक है ना, तो बट फॉर द मास स्केल वी नीड वर्णाश्रम। नाउ वी आर सेलेक्टिंग ओनली, वी आर पिकिंग ओनली अ वेरी फ्यू स्मॉल सेक्शन ब्राह्मणास, बट एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू बी ब्राह्मणा। तो फिर जैसे जैसे बढ़ा तो उस समय प्रभुपाद ने देखा अभी नाउ देयर इज गेटिंग प्रॉब्लम्स, तो इसलिए अभी वर्णाश्रम की जरूरत है, क्योंकि सब लोगों के लिए सब वर्ण चाहिए, क्योंकि सब लोग तो ब्राह्मण नहीं होने से रहे, है ना। तो इस तरह से फिर अभी हमारी सोसाइटी ऐसे ऐसे बढ़ रही है, अभी हमें जरूरत है कि हम सब वर्ण को लेके आएँ, जिससे कि सब प्रकार के लोग भक्ति को ले सकें। तो जैसे यहाँ डिबेट हो सकती है कि कोई आया, ठीक है, वो शूद्र ही है, शूद्र में फैमिली फॉर एग्जांपल, वो आता है भक्ति फैमिली, शूद्र फैमिली से अभी फैमिली का विचार अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कोई संस्कार पाल नहीं हो रहे हैं, इससे सब कुछ बिगड़ चुका है वो सिस्टम। लेट्स से मिक्स चल रहा है सब कुछ, राइट। तो आया कोई, उसने भक्ति बहुत स्टार्ट करी, उसको कर रहा है कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, तो बस उसे देखा देखी सब आ गए कि नहीं मैं भी भक्ति कर रहा हूँ, मैं भी ब्रह्मचारी बनूंगा। तो उस केस में फिर आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हाँ ठीक है सभी भक्ति करना चाह रहे हैं, इसको ब्रह्मचारी बनना? नहीं, सभी भक्ति करना चाह सकते हैं, इसका जरूरी नहीं है कि इससे सभी को ब्रह्मचारी ही रहना होगा। भक्ति तो इससे पहले दो वाक्य अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि ठीक है हम भक्ति करना चाह रहे हैं और हम ब्रह्मचारी रहना चाह रहे हैं, दो अलग अलग वाक्य हैं, क्योंकि भक्ति तो गृहस्थ भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ब्रह्मचारी रहना चाह रहे हैं तो फिर जो प्रचारक है, जो उनके गुरु हैं, जो उनके इंचार्ज हैं, उनको भी देखना चाहिए कि ये ब्रह्मचारी रहने के उनके अंदर गुण हैं कि नहीं है। वो सब साइंटिफिक है कि ब्रह्मचारी के गुण क्या होते हैं, गृहस्थ के गुण क्या होते हैं, तो वो गुण हैं तो उनको एंकरेज करना चाहिए, वो गुण नहीं है, गृहस्थ के गुण हैं तो उनको गृहस्थ बनने के लिए एंकरेज करना चाहिए। लेकिन अभी तक हम क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि गृहस्थ में अगर गृहस्थी में गया तो गया शहर जीवन में, भक्ति से आउट हो जाएगा, करेक्ट। इसलिए हम लोग फिर भी थोड़ा जोर लगा के अरे भाई कैसे ना कैसे ब्रह्मचारी बन रहे हो, नहीं तो भक्ति भी गई, करेक्ट। क्योंकि वर्णाश्रम हमने स्थापित नहीं किया, इसीलिए हमारी बहुत सारी जो कुरीतियों का कारण है वो वर्णाश्रम को इस्टेब्लिश नहीं करना है। अभी जब वर्णाश्रम कम्युनिटी है तो हमें किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गृहस्थ भक्तों के लिए पूरा उपाय है ना साधु संघ में फुल टाइम भगवान की सेवा करने का। अभी क्या है, इससे पहले की अवस्था क्या थी, ब्रह्मचारी बना तो ठीक है, गृहस्थ बना तो फिर वही 14-15 घंटे की नौकरी, असत्संग। तो जनरली क्या होता है फिर गृहस्थाश्रम नहीं है बेसिकली, जो गृहस्थ में जा रहा है गृहस्थाश्रम है ही नहीं। हाँ मतलब या बहुत ब्रह्मचारी या क्योंकि उसके लिए बहुत दिक्कत है फिर वो भक्ति कर पाना, भक्ति बिल्कुल गला घोट जानी ऐसी बात है। तो पहले मोटो कुछ और ही है, मतलब अभी ब्रह्मचर्य वर्णाश्रम नहीं है और हम ब्रह्मचर्य बना रहे हैं तो हमारा मोटो कुछ अलग है कि भैया तुम गृहस्थ मत बनो, तुम जो भक्ति कर पा रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे, इससे अच्छा ब्रह्मचारी बन जाओ। गृहस्थ नाम की चीज नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे पास जब विकल्प नहीं है तो इट्स समथिंग ओके, कुछ तो कर पाओगे इन दैट सेंस। तो कुछ लोग जो बॉर्डर लाइन में वो ड्रैग हो सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल उसके लिए विपरीत हैं तो वो ब्रह्मचारी भी नहीं रह पाएंगे। या हम ये भी देखते हैं ना 15 साल ब्रह्मचर्य रहने के बाद शादी कर लेते हैं। हाँ, तो उसमें दो कारण हो सकते हैं, एक हो सकता है कभी भी कोई भी असत्संग के कारण या वासनाओं के कारण जिसकी योग्यता है वो भी गिर सकता है, ये भी संभव है। और ऐसा भी है कि उसकी योग्यता नहीं थी लेकिन उसको चल ऐसे, हाँ चलती का नाम गाड़ी चल रहा था, ऐसा भी हो सकता है। ये सारा प्रॉब्लम वर्णाश्रम ना स्थापित होने का। यस, वर्णाश्रम स्थापित होता तो वो गृहस्थ में रह के भी भक्ति करता। यस, उसको ब्रह्मचारी बनने की जरूरत नहीं। यस, तो इसलिए अभी हमें कुछ करना है, तो अभी हम अंतिम 15 मिनट डिवोट करेंगे हमें क्या करना है। एक्शन आइटम्स। तो अभी ये जो प्रैक्टिकली श्रील प्रभुपाद ने निर्देश दिए हैं कि क्या करना चाहिए भक्तों को, इसके लिए एक तो ग्रुप चाहिए होगा। ये वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी, अभी बेसिकली हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फार्म कम्युनिटी में वर्णाश्रम धीरे धीरे स्थापित होगा। तो फार्म कम्युनिटी मतलब इकोनॉमिक नीड्स जो हमारी हैं वो हमें वैदिक तरीके से गाय और ज़मीन से उत्पादन करनी है, फिर वहाँ रह कर के हम भक्ति करेंगे और धीरे धीरे अलग अलग वर्णों में यथासंभव कार्य करेंगे, ये स्कीम है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसके लिए कि पहले ये, क्योंकि एक टीम वर्क है, हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, हमको इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए टीम वर्क है। इसलिए पहले एक जरूरत पड़ेगी, स्टार्टिंग में जरूरत पड़ेगी एक ब्रेन,
ब्राह्मण जो सबको इनिशिएट कर सके, पूरे सिस्टम को इनिशिएट कर सके। सो एक ऐसा पर्सनैलिटी होना चाहिए जो सबको पूरा विजन दे सके, एक टीम खड़ी कर सके, उसका पूरा विजन हो कि कैसे कैसे चलो। लाइक प्रभुपाद वाज दैट पर्सनैलिटी हु गेव दैट होल आइडिया एंड एवरीथिंग। तो उसी प्रकार से हमारे वर्तमान समय में भी कोई भी वर्णाश्रम कम्युनिटी को डेवलप करने के पीछे कम से कम एक ब्राह्मण जिसको पूरा विजन है, जिसको पूरा आइडिया है और जिसके अंदर वो ब्राह्मण के गुण हैं कि लोगों को उत्साहित कर सके, प्रेरित कर सके, ऐसा एक लीडर हमें चाहिए होगा। ठीक है, कम से कम एक लीडर। और वो और साथ साथ में वो स्पिरिचुअल लीडर भी चाहिए होगा, क्योंकि हम भक्तगण हैं, तो हमें एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी भी चाहिए जो हमको आध्यात्मिक रूप से भी हमको प्रेरित कर सके। करेक्ट, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस क्या है ये वर्णाश्रम कम्युनिटी का? भक्ति में आगे बढ़ना। तो सबसे पहले तो कोई भी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए सोसाइटी के पीछे एक वेरी एडवांस्ड स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हु इज़ साइमल्टेनियसली हैविंग ए वेरी क्लियर विजन ऑफ वर्णाश्रम, ऐसा होना चाहिए। अभी वो 2 लोग भी हो सकते हैं, वो एक भी हो सकता है, ये एक चाहिए पहला। सेकंड लेवल पर हमें और क्या चाहिए कि हमें ऐसे कुछ गृहस्थ भक्त चाहिए जो स्पिरिचुअली बहुत स्टेबल हों और वर्णाश्रम की समझ उनकी सुदृढ़ हो और वर्णाश्रम में विश्वास हो, और उनकी पूरी फैमिली सिचुएशन, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका सब कुछ ऐसा हो जिससे कि वो वर्णाश्रम कोई कम्युनिटी है उसको लीड कर सकें, खुद वहाँ जा सकें। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी चाहिए, अलॉन्ग विद बीइंग गुड डिवोटीज़। उनके अंदर वर्णाश्रम की समझ हो, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, और उनकी फैमिली सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन ऐसी हो कि वो ग्रुप को लीड कर सकें। ऐसे कम से कम दो या 3 गृहस्थ भक्त, वो गृहस्थ भक्त होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली जो फार्म कम्युनिटी इज इकोनॉमी इज़ द वर्क ऑफ गृहस्थस। तो ऐसे गृहस्थ भक्त की एक टीम चाहिए। नेक्स्ट लेवल 1 स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, गाइडिंग पर्सनैलिटी, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। सेकेंड लेवल लोकल लीडर्स, गृहस्था, ऐसे लोगों का 2-3 लोगों का एक टीम चाहिए जो स्पिरिचुअली बहुत फिक्स्ड अप हैं और वर्णाश्रम की समझ क्लियर है, डेडिकेटेड हैं मिशन के लिए और कमिटेड हैं, और उनकी फैमिली सिचुएशन भी अनुकूल होनी चाहिए ये सब कदम उठाने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वी रिक्वायर अनदर ब्रॉडर ग्रुप, अनदर टीम मेंबर्स जो सपोर्ट करने वाले हों, जो फॉलो करने वाले हों, जो लोग जरूरी नहीं वो लीडर हों बट दे हैव ऑल्सो फेथ इन वर्णाश्रम मिशन, डिवोटी होने चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए वो भी, क्योंकि ये पूरा जो कार्य है संसार से अपोजिट डायरेक्शन में चलने का है। तो पायनियरिंग स्टेज में जो भी भक्त इसमें आएंगे उनको बहुत अपोजिशन फेस करना पड़ेगा, अपने परिवारजनों से, मित्रों से, समाज से, सबसे, गवर्नमेंट, कोई कुछ भी, ये जंग है ये। तो इसमें हैं इस्कॉन से भी ये हो सकता है तो ये जो लोग भी इसमें भाग लेंगे तो एटलीस्ट इनिशियल जो फैमिलीज़ होंगी 10, 15, 20, 40 फैमिली जो होंगी उनको तो बहुत स्ट्रॉन्ग होना होगा स्पिरिचुअली, है ना। और फिर उनकी भी सबकी, उनमें से कुछ ऐसे टीम मेंबर चाहिए जो लैंड पर जा कर के खुद उसमें रहने के लिए तैयार हो, मानसिक रूप से, उनकी सिचुएशन वाइज और परिवार सदस्यों की तरफ से, सब तरफ से उनका वो होना चाहिए अनुकूल कि वो वहाँ शिफ्ट कर सकें। फिर ऐसे लोगों का भी एक ग्रुप चाहिए टीम मेंबर्स में जो फिनेंशियली सपोर्ट कर सकें, क्योंकि ज़मीन लेना है, घर बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है, उसके लिए फिनेंस भी चाहिए। ठीक है, तो वो टीम के अंदर फिनेंशियल सपोर्ट देने वाले लोग भी होने चाहिए। फिर साथ में प्रचारकों की एक टीम होनी चाहिए जो रिक्रूट कर सकें, क्योंकि कुछ लोग तो वहाँ चले गए, वहाँ जाके रहने लगे, दे आर नॉट गोइंग टू प्रीच मच। ठीक है, तो रिक्रूट कौन करेगा? कम्युनिटी बढ़ेगी कैसे? और बढ़ेगी नहीं तो कम्युनिटी तो फुल फ्लैश उसमें आएगी नहीं। तो इसलिए एक पूरा प्रचारक का एक टीम चाहिए जो कि रेगुलर बेस पर इस कम्युनिटी के लिए प्रीच कर सकें, है ना, और लोगों को ला सकें वहाँ, उनको प्रीच कर सकें जिससे कि मेंबर ज्वाइन करें, एंड फंड्स एंड अदर थिंग्स, है ना। जब ये टीम तैयार हो जाए ऐसी, तब उसके बाद हम सोच सकते हैं अब हमें ज़मीन लेने के बारे में सोचना चाहिए। उससे पहले ये सब तैयारी चाहिए। उल्टा करते हैं, सोचते हैं पहले जमीन let's take the land first
and then everything will fall in place. मतलब कुछ हद तक है, कम से कम कुछ आपकी तैयारी हो पैरेलली स्टेप बाय स्टेप या कुछ आपकी तैयारी हो तो लैंड के बारे में भी, लैंड लेने से भी टीम बनने में भी आसानी होती है कुछ हद दिखता है तक। ना लोगों हाँ। को कि we are serious. या लेकिन ऐसा नहीं हो चाहिए कि बिल्कुल कोई टीम है ही नहीं, कोई है ही नहीं बिल्कुल, और हम जो है बस पहले लैंड लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये भी चल रहा है, धीरे धीरे लग रहा है कुछ बन रही है टीम, कुछ है पॉसिबिलिटी दिख रही है नियर फ्यूचर में, एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द लैंड, तो फिर कुछ दोनों चीज़ मिलके कुछ जमेगा, लाइक दैट। मिनिमम लैंड कितना लेना चाहिए? मिनिमम लैंड कम से कम ऐसा हो कि एक इतना तो एक 15, 20, 25 परिवार तो रह सकें। एक संग भी चाहिए सबको, एक उत्साह देने के लिए, तो कम से कम भी एक 25 एकड़ ज़मीन तो चाहिए, 20-25 एकड़ ज़मीन चाहिए, छोटा सा भी एक। अब मान लिया आप 3-4 एकड़ लिया आप, 15-20 फैमिली रह लेंगे, 25 एकड़ हाँ, क्योंकि खाना ये खाने के लिए, हाँ, और 1 एकड़ में। और लैंड कहाँ पर लेना चाहिए, मतलब कोई इसके ऊपर कुछ है, मतलब where should we take the land, how should we that should be? तो लैंड जो है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्राइटेरिया, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं कि लैंड है हमारी खेती के लिए बिल्कुल बेसिस है, तो इसलिए वो खेती के लिए उपयोगी होनी चाहिए। खेती के लिए उपयोगी होने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? पानी। ज़मीन की कंडीशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पानी, क्योंकि ज़मीन, बहुत वैरायटी की ज़मीन में आप खेती कर सकते हैं, लेकिन पानी बहुत स्पेसिफिक होता है। जहाँ पानी खारा हुआ या पानी नहीं हुआ, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। यस, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ब्रो, यहाँ पे लैंड भी बहुत है और यहाँ पे बड़ी फर्टाइल लैंड है ना। क्योंकि आपने जहाँ पर ले रखा है, वो जी मैं देख रहा, वीडियो में देख रहा था, तो आपका कौन सा डैम है वहाँ पर, उसका आपका वाटर लेवल बहुत हाई है नीचे। सरदार सरोवर डैम। सर उसके कारण आपका वाटर लेवल बहुत नहीं हाई या तो हम लोगों ने बहुत रिसर्च की है इसमें, लैंड कहाँ ली जाए, बहुत घूमे हैं इसमें, कम से कम भी 2 साल 3 साल घूमे हैं इसमें, जगह जगह कितनी लैंड देखी है, सैकड़ों लैंड देखी कम से कम, तब जा करके लैंड का सिलेक्शन किया, और भगवान ने प्रेरित किया अल्टीमेटली, दैट्स द रीज़न। नदी का किनारा होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर वो हो तो और बहुत अच्छा है। नदी से बिल्कुल किनारे पे भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्लडिंग में फिर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा आसपास में हो तो अच्छा है, नदी आसपास में होना अच्छा है, उससे वाटर टेबल इम्प्रूव रहता है, दैट्स गुड। लेकिन ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है, अगर कुआँ है, पानी वाटर लेवल है तो कुएँ से हम कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर की पॉसिबल ये होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ है कि जहाँ पर शहरीकरण चल रहा है जिस डायरेक्शन में, तो जितना हो सके हम उससे दूर जाएं, कम से कम 30-40 साल लगें यहाँ पहुँचने में। पता लगा अब अभी आज पहुँचे और कल वहाँ शहर पहुँच गया तो फिर पूरा बेकार हो जाएगा, है ना। जैसे वो थी हमारी वेस्ट वर्जीनिया की लैंड थी, तो वहाँ पर फिर कुछ समय बाद में क्या हुआ, माइनिंग शुरू हो गई, तो फिर होल थिंग गॉट लॉस्ट। तो ये एक ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद में जंगली जानवरों का प्रभाव, ये सब खेती के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखना चाहिए। आसपास में कुछ लोग भी होने चाहिए जिनको हम प्रचार कर सकें, जिनको हम लोग जोड़ सकें, बिल्कुल तो रहना ही मुश्किल है वहाँ पर इतना दूर, और आसपास में कुछ, लेकिन बहुत नज़दीक भी नहीं हो लोग, थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर में हो। सुरक्षा का ध्यान रखना। हाँ, सुरक्षा का भी ध्यान उस दृष्टि से होना चाहिए। और पॉइंट से कंसिडरेशन क्या क्या होना चाहिए और ज़मीन के फिर कॉस्ट, लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, बहुत अच्छी लैंड है फर्स्ट क्लास, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको लैंड खरीदने में, एक्सपेंड करने में बहुत दिक्कत होगी। फिर लैंड अवेलेबल होनी चाहिए उस एरिया में एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। कल 50 लेना हो तो फिर जगह ही नहीं बचा। हाँ, कहीं पर लैंड है वो कंडीशन लैंड है, SC ST इस प्रकार से रिजर्व्ड हैं, यू कैन नॉट बाई, बस एक ही छोटी सी लैंड है जो खरीद सकते हैं, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी फिर। हाँ, टेरेन हो बेटर है कि बहुत ज़्यादा हिली स्लोप नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर खेती करना और जीना और मुश्किल होता है। पहाड़ी लोगों का जीवन जो पहाड़, वो तो और मुश्किल है, तो ऐसी जगह जाएं जहाँ आसानी से जिया जा सके। अंत में जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो पहाड़ पे भी जा सकते हैं, दूसरी बात है, लेकिन कम से कम स्टार्टिंग ऐसी जगह हो जहाँ पर आसानी से शुरुआत की जा सके। जैसे उड़ीसा में और MP में कहते हैं बहुत लैंड सस्ती है, 1-1 लाख रुपए का एकड़ है, तो कई बार भक्तों से जाना था, चलो भाई इतना सस्ता है तो आराम से खरीद लेंगे 100 एकड़, 1 करोड़ 50 लाख है, 50 से बढ़ा जाएगा, तो
तो हम फ्लैट को बेच के खरीद सकते हैं आगे। तो बिल्कुल लोग ये बोलते हैं कि जहाँ पे जो पैदा हुआ है ना वहीं का उसको खाना चाहिए, उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जहाँ के लोग पैदा हुए जमीन वहीं रहे तो अच्छा है, ऐसा कुछ होता है क्या? वो है, जहाँ हम पैदा होते हैं हमारा शरीर आराम से वहीं से ढला होता है, तो उसके लिए आसान होता है सूट करना। विशेष रूप से देखिए अभी भी देखते हैं हम, थोड़ा 20-30 साल की उम्र के बाद में कहीं हम शिफ्ट करते हैं जाते हैं तो कई बार बॉडी सूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट फैक्टर इज़ ऑल्सो देयर, लेकिन ये बहुत ही बिल्कुल एब्सोल्यूट फैक्टर नहीं है बिल्कुल कि ऐसा ही होना चाहिए। बॉडी एडजस्ट कर भी लेती है, बहुत लोगों की बॉडी, अभी आजकल तो बहुत लोग तो सब इधर उधर ही रहते हैं, कहाँ सेटल होते हैं, तो इट्स नॉट ए वेरी एब्सोल्यूट फैक्टर। अगर संभव है तो ठीक है, नहीं तो। और हमारी आरंभिक अवस्था में हम इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग तो अलग अलग जगह से लेने पड़ेंगे, आएंगे। नंदग्राम है, उसमें अलग अलग जगह से हुआ है। ओके, जैसे प्रभु जी, जैसे हम लैंड जैसे पुणे बेंगलोर जा रहे हैं तो क्लाइमेटिक का वो इज वेरी एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं, एक्सटर्नल जो खास कंडीशंस नहीं होती जो नॉर्दर्न और गुजरात में दिखाई देगी। गुजरात में भी इतनी हार्श नहीं है, नहीं 45 तक टेम्परेचर नहीं जाते समझ में, नहीं इतना नहीं होता है, तो नॉर्थ में तो गोज अप टू 48। लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि लोग रह रहे हैं, बहुत लोग इसी प्रकार के उसमें बहुत लोग रहते हैं। इससे कितना कनेक्ट है? आपने तो बहुत रिसर्च किया है ना, तो उड़ीसा में कैसे लैंड में वहाँ पे सही है? या उड़ीसा में बारिश होती है, काफ़ी बारिश होती है, वहाँ अच्छी बारिश होती है। पर इसमें और भी चीज़ देखनी पड़ती हैं कभी कभी थोड़ा सा, कि वहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, सपोर्टिव हैं नहीं हैं, नक्सलाइट प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। थोड़ा हमें भक्तों का वहाँ पर रिक्रूट करेंगे तो कहाँ से भक्त प्रचार करें, कहाँ से भक्त आएँ, कहाँ प्रचार करें, वो भी देखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल टेरेन से बहुत दूर जाने में कैसे वहाँ प्रचार करेंगे तो अलाउ होगा आपको प्रचार करना। फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स यू हैव टू सी दैट ऑल्सो। अभी तो कम हो गए हैं। और गुजरात और कंड्यूसिव स्टेट है, अभी मतलब इसमें जो सबसे करंट सब हुआ है ना कि अभी जो बच्चे हैं, मतलब जो बच्चों का हो रहा है, जो स्लॉटर हाउस लॉन्ग, उसको कैसे करें? जो वर्णाश्रम में बनेगा, जब बनेगा बच्चों का कुछ समथिंग फॉर आवर चिल्ड्रन, जो उनको तो बचाएं एटलीस्ट इमीडिएटली, इसलिए स्कूल से निकाल सकते हैं। जो मुझे जो लगता है आपके ग्रुप में आप प्रचार करें, जो यंग लोग हैं वो हमारे सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं कोई भी चीज़ को करने के लिए। बच्चे या यंग लोग जो ऑलरेडी 35-40 हो गए तो वो दूसरे से सपोर्ट करेंगे मॉनिटरली एंड मोरली एंड डिफरेंट वे, लेकिन जो कार्य करना है उसमें तो वी नीड यंग ब्लड। तो जो ऐसे हैं, यूथ हैं या मे बी मैरिड और अनमैरिड व्हाटएवर, और वो अगर तैयार हो रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, या उनको फार्म कम्युनिटी जहाँ हैं, जब तक हमारी फार्म कम्युनिटी यहाँ नहीं है उनको वहाँ फार्म कम्युनिटी में भेजा जाए, और वहाँ पर वो बच्चे, उनके बच्चे हैं, गृहस्थ हैं, उनके बच्चे हैं, वहाँ पर वो लोग ट्रेन, उनको वैसे बचाएं आप लोग। क्योंकि शहर में रह करके कितना भी हम प्रयास करेंगे बचाने का, होम स्कूलिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी हैं सबके साथ में। तो इसलिए अगर कोई आइडियल कैंडिडेट दिख रहा है, कोई परिवार है, बच्चे छोटे हैं, परिवार रेडी है, सो बेटर इफ़ दे कैन जॉइन सम फार्म कम्युनिटी समवेयर, जिससे कि वो अपने बच्चों को, नए जनरेशन को बचाएंगे। फिर जब हो सकता है भविष्य में यहाँ पर कम्युनिटी आएगी तब वो बच्चे यहाँ आ सकते हैं फिर ट्रेन होकर के। व्हाट आई मीन टू से कि हमारे बच्चे जो ऑलरेडी 9-10 में पढ़ रहे हैं, हाँ उनका क्या करें? हाँ, तो अभी एक तो मैंने बताया कि आइडियल जो स्टेज में उनका क्या करें। अभी जो है बीच में को हैं, वो लोग गुरुकुल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि फैमिली नहीं जा सकती है, ये है वो है। तो उसमें है जितना आप बेस्ट जो कर सके उतना कीजिए, उसका कोई गारंटी नहीं है कि कोई बढ़िया कोई तरीका नहीं है उनको बचाने का। जितना आप कर सकते हैं घर में रह करा सकते हैं, ओपन स्कूलिंग करा सकते हैं, ऐसा बीच का रास्ता कुछ जितना जो कर सकें। उसमें क्या है, बहुत ही उसका रिजल्ट जो है ना, इट इज़ वेरी वेग, वी कैन नॉट से द आउटकम व्हाट इट विल बी, क्योंकि वो पूरा सिस्टम से हम पूरा घिरे हुए हैं। बट स्टिल वट एवर बेस्ट वी कैन डू घर में ठीक चल ही रहा है। या देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो इसमें डिवोटी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि अभी जो स्लॉटर अपने स्कूल हैं वहाँ तो बच्चे बिल्कुल मतलब साक्षात बैड एसोसिएशन एकदम बहुत, बच्चे एकदम डिमोनिक बनते जा रहे हैं ना, देख रहे हैं वो साक्षात दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहे थे कि वो अगर कहीं आग लग गई है किसी बिल्डिंग में
तो पहले वहाँ से व्यक्ति को निकालो, थोड़ा सोचते हैं कहाँ कैसे करेंगे, कहाँ रखेंगे बिल्डिंग से निकाल के, पहले उसको वहाँ से निकालो, बाद में सोचेंगे क्या करना है। तो अगर पहले बच्चों को स्कूल से तो बाहर तुरंत देगा, घर में रखो कुछ भी करो, वहाँ मत भेजो पहले, तो बाद में देखेंगे लेट अस प्लान करें, दिस इज स्ट्रेटजी। और उन्होंने ऐसी की एक्टिविटी है, उन्होंने बच्चों तुरंत सबको निकाल लिया और रिलेटिव बच्चों को निकाल लिया। तो अभी हम सोच रहे कैसे करना है, पर अभी घर में ही रख रहे हैं उनको, सुबह क्लास करते हैं 10-11 बजे तक, अपने साथ ले जाते हैं, वो पढ़ा रहे हैं उनको, थोड़ा भागवत थोड़ा वो समझते। लेकिन जल्दी सोचना तो पड़ेगा कि क्या करना है उनके लिए, क्योंकि बच्चों को एंगेजमेंट तो चाहिए। वहाँ से तो बेटर है एटलीस्ट। पर आप बिना सोचे 1 साल भी नहीं रह सकते, ऐसे नहीं आप घर में 1 साल सोच ही रहे हो। निकाल तो लिया आपने, वो तो आएंगे तो कुछ सोचेंगे ना, कुछ तो करेंगे। ये कब तक सोचें, क्वेश्चन का नहीं तो हो जाएगा। वहाँ तो पूरी ये स्थिति है स्कूल में, बच्चों को ना मतलब पैसे दे उनको छीन लिया, उनको बात ही नहीं कर सकते बच्चों से हम। दे सो मच बिजी, सुबह 6:30 बजे निकल जाते हैं बच्चे, फिर 3-4 कोई एक्स्ट्रा क्लास में जा रहे हैं, 5 बजे आया, फिर 7 बजे 6 बज गए, होमवर्क है, पापा मैं होमवर्क क्यों करूँ, सुबह फिर भाग गया वो ऐसे थे बच्चे, किसके मेरे बच्चे किसी और के बच्चे हैं, कोई टाइम नहीं है। वो जो बिजनेस कम्युनिटी के बंदे होते हैं, मैंने अपने टाइम पे देखा था, तो प्रभु जी जो बोल रहे हैं, मेरे टाइम पे भी उन्हें बिजनेस कम्युनिटी के जो बंदे थे, मारवाड़ी जो थे, उन्हें बच्चे निकाल लिए थे अपने, उनको पता है क्या पड़ेगा, उन्हें तो अपने मुझे पता है तो सामान लाएंगे। या जो बिजनेसमैन है उनके लिए आसान है, फिर भी वो बिजनेस में लगा सकते हैं, पर सबके लिए नौकरी वाले के लिए मुश्किल है थोड़ा। हम जैसे अभी तो हम तो नौकरी वाले हैं, ठीक है, हम नहीं बनाएंगे, हम दुखी हैं नौकरी से। तो प्रभु जी जब बच्चों के पास थोड़ा टाइम होता है, छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन, विंटर ब्रेक और भी बहुत छुट्टियां चलती रहती हैं, तब कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हाँ वो सब चीज़ें कर सकते हैं, दैट डू समथिंग, बट उसका रिजल्ट क्या होगा वो इतना श्योर नहीं कह पाएंगे, क्योंकि 15 दिन के लिए हम हाँ कुछ तो something is better than nothing. या सो दैट ऑल कैन बी डन, शुड बी डन। मेरे क्वेश्चन था कि जैसे कि अभी जो भी पॉइंट बना के वगैरह में नक्सलवाद वगैरह है, तो अभी वहाँ पर ऐसे वो भी चीज़ देखनी पड़ती है। तो अभी जैसे कि हम लोग लाइक चारों वर्णों में क्षत्रिय कम्युनिटी होनी चाहिए, तो क्षत्रिय कम्युनिटी अगर मान लो डेवलप करते हैं अगर वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग, तो क्या वो कंपैरेटिवली जो अभी चल रहा है उसको डिफीट कर पाएंगे? मतलब नहीं, अभी हम जो क्षत्रिय कम्युनिटी का जो भी बात करेंगे वो डिफेंसिव लेवल पे ही कर पाएंगे। डिफेंसिव में वो कर पाएंगे उनको? ऑफेंस नहीं करने, ऑफेंसिव तो बात ही नहीं चल रही, डिफेंस ही पहले कर पाएंगे, क्योंकि आगे तो पूरा डिस्ट्रक्टिव गन्स वगैरह है, तो हम डिफेंस तो करना ही पड़ेगा, वी विल कीप गन्स आल्सो। मतलब हम गन्स यूज करेंगे? नहीं क्यों नहीं करेंगे, वी कैन कीप गन्स आल्सो। करेंगे, प्रैक्टिकल तो रहना पड़ेगा ना, तो वही चीज़ मैं पूछ रहा था। आपको सीखना है। बिल्कुल सीखना है। लास्ट क्वेश्चन 6 o'clock एक्सपीरियंस 2 मिनट कि स्कूल से अच्छा क्या ओपन से बच्चों को कराना, जैसे भी इट विल बेटर और नॉट? यस, स्कूल भेजने से तो अच्छा है। ओपन से पढ़ाना, यस, क्योंकि कम से कम वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो सब बकवास, कम से कम वो ग्रॉस लेवल पर वो गड़बड़ तो नहीं देख रहे हैं ना, हो रहा है, कम से कम घर में तो हैं। सो आई थिंक इट्स बेटर देन सेंडिंग टू स्कूल्स, ओपन स्कूल। इसके साइड इफेक्ट तो देख पाते हैं आप ओपन के, मतलब घर में मैं रहेगा बहुत ज़्यादा बिजी एंड व्हाट ही इज डूइंग इज आइडल। नहीं, अभी देखिए वो जो लोग कराते हैं उनसे मुझे इतना ज़्यादा उसके बारे में गहराई में नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये जो है फुल टाइम जो आने वाले कम्युनिटी में यही हैं, तो मेरा तो फोकस पे आता है। बाकी मैंने अपने आप पर्सनली नहीं किया है इसको स्टडी, इसलिए मैं उसमें आपको एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ, बट इन जनरल आई थिंक इट्स बेटर। बट उसमें चैलेंजेस तो होंगे, वो कैसे करते हैं, तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे आपको राय लेनी पड़ेगी। तो वहाँ बड़ौदा में करते हो दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली ओपन स्कूलिंग, वो तो अपने घर पे पढ़ाते हैं, टीचर हैं वो, इसलिए पढ़ाते हैं। इस्कॉन में है ऐसे जिन्होंने अपने बच्चों को घर में ही पढ़ाया, स्कूल स्कूल घर में पढ़ाया, उसमें ये जो सीबीएसई के कोर्स पढ़ाए। हम कुछ छोटा सा वही, अब हालांकि दैट इज नॉट आइडियल ना, वो वही मिक्सअप हो जाएगा। अब बहुत करेंगे, हम स्कूल ही खोले थे छोटा सा, बच्चों को अपने बच्चों को बताएं अपना ही कुछ छोटा सा। देखिए, एक मेरी राय इसमें ये है, अगर आप वास्तव में बच्चों को बचाना चाहते हैं, गंभीर हैं आप लोग, बच्चों को, और वर्णाश्रम जा नहीं पा रहे हैं आप किसी कारण से, रियल कारण होने चाहिए, वर्णाश्रम नहीं जा पा रहे हैं, तो बच्चों को, लड़कियां जो हैं उनको गृहिणी बनने की ट्रेनिंग दीजिए, चेस्ट रखिए कम से कम, ठीक है, उनका जल्दी विवाह कीजिए। हाँ, बेस्ट पॉसिबल ये कर सकते हैं उनके लिए। लड़के जो हैं
उनको आप कुछ बेसिक लिखना पढ़ना सिखाइए, और जो समाज में जो स्किल वाले वर्क हैं, कारपेंट्री, फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल, जिसको हम लोग ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं, जॉब नहीं, इंडिपेंडेंट थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम, उसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी सोसाइटी में, लेकिन आज भी समाज में वो लोग आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। डिग्री वाले सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डिग्री के लिए या तो आपका बहुत अच्छी डिग्री होनी चाहिए, IIT दिस एंड दैट, है ना, छोटी मोटी डिग्री वाले कोई बेकार है वो लोग, ठीक है, लेकिन ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, वाइट कॉलर नहीं है इसमें। तो इसलिए अगर इस तरह से हम करेंगे तो वो अपना काम चला पाएंगे। कारपेंट्री जिसको आती है, जिसको ये सब चीज़ आती है, वो कभी भूखा नहीं होगा वो, ये वजह से। तो आप उसको वो ट्रेन कीजिए लड़के को, उसमें घर पे रखिए, और उसको जल्दी से जल्दी सीख जाएगा, वो अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, विवाह कीजिए, ख़त्म, भक्ति करेगा साथ में। जो मुझे ऑप्शन दिखता है शहर में रह करके, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के तो चक्कर में थोड़ी नहीं, तो मेटलिस्टिक थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, मेटलिस्टिक इंटेलिजेंट है, वो कारपेंट्री नहीं सीखेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कारपेंटर नहीं तो बहुत सारी और चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो सीख सकता है। आजकल के बच्चे तो खुद अपना वोकेशन खुद ही चूज कर लेते हैं। There are so many हाँ, ठीक है, हमारे अगर- टाइम टीचर अपॉर्चुनिटीज थे। नहीं तो अगर ऐसी कोई चीज़ है, मतलब मैं कहने का मतलब कोई भी ऐसी स्किलफुल जिसमें उसकी स्किल बढ़े, डिग्री नहीं, कुछ स्किल, और जिसमें इस प्रकार का काम हो सके जो डायरेक्टली कंज्यूमर, डायरेक्टली व्यक्ति से हम डायरेक्टली जाके काम करा सके। ऐसा नहीं कि हाँ, अगर शहर में रहना तो कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी का भी कुछ काम जैसे कर हमारे सकते IT इंडस्ट्री में मैक्सिमम आर ड्रॉप आउट्स, हैं। मतलब उन्होंने अपनी डिग्री भी पूरी नहीं की, पर उनको कोडिंग वोडिंग बहुत अच्छी आती है, सो दैट इज ओके। उनको स्किल्स है उनके पास, हाँ। डिग्री नहीं है उनके पास, बट दे आर वेरी गुड इन। या ऐसी कोई भी जगह, मतलब ये कंप्रोमाइज लेवल पे है सब, ओके, मतलब दिस ऑल एट कंप्रोमाइज लेवल। नॉट एट यस, ऐसी कोई भी चीज़ है जिसमें कि छोटे लेवल पे कुछ काम करना है, बहुत बड़ा कंपनी में कहीं ज्वाइन नहीं करना है, हाँ, फिर तो अपने ही खोल लेते हैं अपनी छोटी सी इंडस्ट्री। या खोल सकते हैं अपना छोटे लेवल पर इंडस्ट्रियल वर्क। Yes. तो हम लोग अपना ही कुछ उसमें अपने बच्चों को भी थोड़ा यस, ना स्कूल में भेजें, उसमें एवरीबॉडी विल एंगेज और यू टाइम बिंग। यस, क्योंकि अगर बच्चों को मालूम है कि आगे जाके डैडी वाला काम करना है, तो उनको एजुकेशन में फर्क नहीं पड़ता उनको। हाँ, चलो थोड़ा सा और यू फाइंड सम पीपल हु आर ऑलरेडी इनटू दिस फील्ड, तो उसको आपको खोलने की जरूरत नहीं है, दे कैन जस्ट लर्न फ्रॉम देयर एंड डू देयर वर्क। क्लाइंट भी चाहिए ना किसी को, सेल ही करना है, हाँ, कस्टम माता जी क्लाइंट। CA हैं, ही इज सॉफ्टवेयर आई एम मैकेनिकल, चार पांच लोग अपना ही लॉन्च कर देते हैं कुछ ना कुछ समझेंगे। या पुट योर ब्रेन, सी, Yes, put your brain- Yes, तो उससे education वहीं भेजो फैक्ट्री में। हाँ, मतलब तुमको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पहले है। ऐसे ही करते थे, सूत्र लोग डायरेक्ट ऑन द जॉब। वो करते प्रसाद हैं के लिए बच्चे अपना काउंटर खोल करते लिया है। हैं। जिनके बिजनेसमैन होते हैं। हाँ, मतलब जी हमारा IT में ड्रॉप आउट्स हैं, उन्होंने डिग्री पूरी नहीं करी, एंड दे आर वेरी हाईली पेड, दे आर नॉट, दे आर बिल गेट्स, दे आर लिमिट पे तो काम कर रहे हैं ना, दे आर नॉट। प्रेशर तो उनके ऊपर भी सेम है। इसलिए हमको उनको नौकरी में नहीं डालना है। हम तो कल्चर ही वो रखेंगे 10 to 4। हम तो मतलब उसमें थोड़ा इसमें थोड़ा आप इस प्रकार से देखिएगा, जिनका जो जैसे होता है ना, ये स्किलफुल वर्क में उनका कोई कंपनी और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार से नहीं होता है, फ्रीलांसर टाइप अपने हिसाब से करते हैं, जितना करना है उतना करेंगे, नहीं करना है इस प्रकार से कुछ बंधे हुए नहीं है, समथिंग लाइक दैट। बहुत फ्रीलांसर होते हैं। Yeah. US में ये बहुत अच्छा कल्चर है, वो 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने काम नहीं करते, 6 महीने काम करते हैं, पैसा कमा लेते हैं, 1 साल का। हाँ, ओके, पुट योर ब्रेन नाउ।